अगर इसको मैं इस तरह एलैबोरेट करना चाहूँ कि अगर मैं आज स्टार्ट करता एज अ डिज़ाइनर अपना कैरियर, तो मैं उनको किस किस तरह स्टार्ट करता या मैं कौन कौन सी चीज़ें फॉलो करता जो या मैंने नहीं की या मैंने कुछ की हैं, सबका मिक्सअप करके। तो अगर मैं आज अपना कैरियर ज़ीरो से स्टार्ट करता, तो मैं उन किन किन चीज़ों को फॉलो करके तो मैं इस पॉइंट तक आता। तो वो आज इस मैंने 4 फेज़ के अंदर उसको डिवाइड किया हुआ है। तो फेज़ नंबर 1 के अंदर ये चीज़ लिखी हुई है कि योर जर्नी स्टार्ट हियर। तो इसके अंदर ये 60 डेज़ का रोड मैप होगा। फेज़ 1 जो होगा, तो जो आप लोगों ने स्टार्ट करना, आप डिज़ाइनिंग कर रहे हैं, सीख रहे हैं, तो ये स्ट्रक्चर आप लोगों के लिए इस तरह हेल्पफुल रहेगा कि आप लोगों ने 60 डेज़ 2 ऐसे सॉफ्टवेयर सीखने हैं। लर्न एटलीस्ट 2 सॉफ्टवेयर, फर्स्ट विल बी द फोटोशॉप, सेकंड इज योर ओन चॉइस। ठीक है, कि आप लोगों ने 2 ऐसे सॉफ्टवेयर सीखने हैं। आप लोगों ने पहला सेशन सीखा जिसके अंदर आप लोगों ने फोटोशॉप के टूल्स को पढ़ा, दूसरे सेशन के अंदर आप लोगों ने क्या किया, टिप्स एंड ट्रिक्स को पढ़ा। तो आपको थोड़ा सा फोटोशॉप का एक्सपोजर हो गया। आप में से कुछ ऐसे लोग होंगे जिनको फोटोशॉप आता होगा, लेकिन मैं आज उस पॉइंट से स्टार्ट करने लगा हूं कि आप अज्यूम कर लें कि यू आर ऑन द जीरो, आप जीरो पॉइंट के ऊपर हैं और आप लोग डिज़ाइनिंग फील्ड के अंदर इन होने लगे हैं। या बहुत से ऐसे भी होंगे जिन्होंने डिज़ाइनिंग स्टार्ट की हुई है, लेकिन वो डिस्ट्रैक्ट बहुत हो रहे हैं कि डिज़ाइनिंग में स्कोप नहीं है, डिज़ाइनिंग के प्रोजेक्ट्स नहीं मिलते, डिज़ाइनिंग की जॉब मिलना मुश्किल है, डिज़ाइनिंग की पे इतनी अच्छी नहीं होती। या कुछ का ये होता है कि अच्छा मैं डिज़ाइनिंग सीख के, तो लाइक जिस तरह मैं सम टाइम बच्चों के इंटरव्यू कर रहा होता हूँ, तो बच्चों ट्रेनिंग के लिए आते हैं, तो वो ये बता रहे होते हैं, उनसे पूछें जैसे क्या करना है जी, अभी मैंने डिज़ाइनिंग सीखनी है, इसके बाद मैं वेबसाइट डेवलपमेंट भी सीखनी है, इसके बाद मैंने वीडियो एडिटिंग भी सीखनी है। तो उनके लिए ये चीज़ है कि अगर आप लोग एज अ डिज़ाइनर अभी स्टार्ट किया है और आप लोगों को प्रॉब्लम आ रही है या आप डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं डिफरेंट स्किल्स की वजह से, तो इन दिस सेशन या आफ्टर दिस सेशन यू विल बी क्लियर कि आप लोग एटलीस्ट इस काबिल होंगे कि आप लोग डिसाइड कर सकेंगे आया कि आपको डिज़ाइनिंग में ही प्रोसीड करना है या आप लोगों को स्विच करके किसी और फील्ड के अंदर जाना चाहिए। ठीक है जी। सो योर जर्नी स्टार्ट हेयर कि आप लोग जब स्टार्ट करें या आप लोग अभी सीख रहे हैं, तो एटलीस्ट आप 2 सॉफ्टवेयर के ऊपर इन स्टार्टिंग फोकस करें। पहला होगा जी, आप लोगों ने फोटोशॉप लाजमी सीखना है। फोटोशॉप इज़ अ फंडामेंटल, या फोटोशॉप के अंदर बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो हर सॉफ्टवेयर के अंदर काम करने के लिए रिक्वायर्ड होती हैं, तो फोटोशॉप लाजमी सीखना ज़रूरी है। और सेकंड आपकी अपनी चॉइस होगी, जिसके अंदर सबसे पहला हो सकता है इलस्ट्रेटर, हो सकता है कैनवा, हो सकता है फिग्मा, हो सकता है, दैट्स टोटली ऑन यू। अडोबी इनडिजाइन हो सकता है, अडोबी एक्सडी हो सकता है, दैट्स टोटली ऑन यू कि आप कौन सा चूज करते हैं जो टूल है। ठीक है, लेकिन जो मेजर है वो आपने फोटोशॉप लाजमी सीखना है कि आपको फोटोशॉप का फंडामेंटल्स, फोटोशॉप के अंदर बैकग्राउंड रिमूव किस तरह करना है, फोटोशॉप के अंदर किसी इमेज में से कोई ऑब्जेक्ट रिमूव करना है वो किस तरह करना है, फोटोशॉप के अंदर कोई ऐसी इमेज है जिसको आपने वेक्टर के अंदर कन्वर्ट करना है वो किस तरह कर सकते हैं, कोई ग्रेडियंट लगाने हैं, कोई इफेक्ट्स लगाने हैं, किसी चीज़ को 3D के अंदर कन्वर्ट करना है, दैट्स फंडामेंटल्स। तो आपने पहले फोटोशॉप सीखना है और साथ आपने एक और टूल सीखना है जो इलिस्ट्रेटर फोटोशॉप या सॉरी इलिस्ट्रेटर, फिग्मा, कैनवा, एडोबी एक्सडी, इन डिज़ाइन, कुछ भी, दैट्स टोटली ऑन यू। ठीक है जी। पॉइंट नंबर 2 के ऊपर अगर चलते हैं तो वो है यू शुड हैव ग्रिप ऑन टूल्स एटलीस्ट 60%। फोटोशॉप और उसके साथ आप अज्यूम कर लेते हैं अभी हम क्या इलिस्ट्रेटर, आपने इलिस्ट्रेटर सीखा और फोटोशॉप सीखा, 2 ऐसे टूल आपने सीख लिए। इनके ऊपर आपकी 60 डेज के अंदर, 60 डेज का ये फेज 1 होगा कि आपने 2 मंथ लगाने हैं इस फेज के ऊपर कि आपने 60% ग्रिप हासिल करनी है फोटोशॉप के ऊपर और इलिस्ट्रेटर के ऊपर। कुछ खास बनाने की ज़रूरत नहीं है कि आपको बहुत क्रिएटिव पोस्ट बनानी आती हो, बहुत क्रिएटिव डिज़ाइंस बनाने आते हो, नो। यू जस्ट नीड टू फोकस कि आपको जो पेन टूल है, मूव टूल है, पेंसिल टूल है, ब्रश टूल है, ये जो टूल्स हैं इनके फंडामेंटल्स क्लियर हो, आपको पता हो कि कौन सा टूल किस जगह पे यूज़ हो सकता है, या आपको एटलीस्ट इतना पता हो कि ये टूल ये काम कर सकता है, ताकि आपको ऑन टाइम अगर ज़रूरत पड़ती है तो आप इजीली उस चीज़ को यूट्यूब से देख के तो आप स्टार्ट कर सकें। ठीक है जी। उसके बाद जी पॉइंट नंबर 3 के अंदर है कि यू शुड हैव 30 प्लस डिजाइन प्रैक्टिस। जब आप लोग इन चीज़ों को सीख रहे हो, ये जो 60 डेज का रोड मैप होगा, आपने 2 मंथ लगाने हैं इन 2 टूल्स को सीखते हुए, फोटोशॉप और इलस्ट्रेटर को, तो आपकी 60% अगर ग्रिप है, उनके टूल्स आपको आते हैं, तो आपने इसकी प्रैक्टिस करते हुए एटलीस्ट 30 डिज़ाइन या 30 से ज़्यादा आपने डिज़ाइन इन टूल्स को यूज़ करके बनाने हैं। आप जिस तरह इलस्ट्रेटर के अंदर है, तो जीएफएक्स मेंटोर की अगर प्लेलिस्ट को देखा जाए तो उसके अंदर वो वॉच बनाते हैं, तो वो वॉच एक प्रोजेक्ट एक आप लोग ऐड कर सकते हैं। उसके बाद वो एक माउस बनाते हैं, माउस एक प्रोजेक्ट हो सकता है। तो इस तरह इन टूल्स को सीखते हुए आपने एटलीस्ट 30 प्लस डिज़ाइन बनाने हैं और आपने उन फाइल्स को सेव करना है पीएसडी के अंदर या एआई के अंदर, और आपने अपने सिस्टम के अंदर एक फोल्डर बना लेना है कि 60 डेज
फेज़ 1 या फेज़ 1-60 डेज, जिसके अंदर आपने 30+ डिज़ाइन आपके होने चाहिए। या अगर मैं ये कर रहा होता तो मैं इस तरह का ये एक कह लें स्ट्रक्चर डेवलप करता, ठीक है जी। उसके बाद आपने इन 60 डेज़ के अंदर फंडामेंटल्स को भी अंडरस्टैंड करना है कि डिज़ाइंस के फंडामेंटल्स क्या होते हैं, डिज़ाइंस को बनाते किस तरह, डिज़ाइन की साइको क्या होती है। उसके बाद आपने कलर थ्योरी की कोई ना कोई प्लेलिस्ट वॉच करनी है जिसके अंदर कलर थ्योरी को प्रॉपर डेप्थ के अंदर एक्सप्लेन किया जाए। उसके बाद टाइपोग्राफी है कि आप टाइपोग्राफी को बड़ी डेप्थ के अंदर देखेंगे, सैंस सेरी फ़ॉन्ट्स क्या होते हैं, सेरी फ़ॉन्ट्स कहाँ पे यूज़ होते हैं, मॉडर्न डिज़ाइन बनाने के लिए कौन सा फ़ॉन्ट यूज़ होता है, फिर बेबी फ़ॉन्ट्स कहाँ पे यूज़ हो रहे होते हैं, उसके बाद स्क्रिप्टेड फ़ॉन्ट क्या होते हैं, हैंड रिटन फ़ॉन्ट्स कौन से होते हैं। इनको सारे जो टाइपोग्राफी के अंदर चीज़ें आती हैं, इनको डेप्थ के अंदर पढ़ें जी। लेडिंग क्या होती है, ट्रैकिंग क्या होती है, ठीक है जी। तो ये सारी चीज़ें इस टाइपोग्राफी के अंदर आती हैं। तो आप टाइपोग्राफी के साथ प्ले किस तरह कर सकते हैं, इन चीज़ों को मॉडिफाई करके किस तरह एक अच्छा डिज़ाइन बना सकते हैं, ये चीज़ें आपने यूट्यूब से सीखनी है। उसके बाद डिज़ाइन प्रिंसिपल्स होते हैं, ये शायद 12-13 प्रिंसिपल्स हैं जिसके अंदर बैलेंस आ जाता है, हायरार्की आ जाता है। उसके बाद क्या कहते हैं, सिमेट्रिक डिज़ाइन आ जाते हैं, असिमेट्रिक डिज़ाइन आ जाते हैं, ठीक है जी। तो ये और भी बहुत सी चीज़ें, इसके अंदर वाइट स्पेस भी इंक्लूड है डिज़ाइन प्रिंसिपल्स के अंदर। तो ये सारी चीज़ें आपने 60 डेज़ के अंदर कवर करनी है। 4 पॉइंट्स मैंने लिखे हैं, लेट मी एक्सप्लेन वन मोर टाइम कि 2 सॉफ्टवेयर आपने चूज़ करने हैं, एक फोटोशॉप होगा, दूसरा दैट्स टोटली ऑन यू कि आप दूसरा जो टूल है वो कौन सा चूज़ कर रहे हैं, ठीक है जी। सेकंड आपने क्या करना है कि आपने ये जो 2 टूल सेलेक्ट करेंगे, इन टूल को आपने 60% तक ग्रिप हासिल करनी है। इन टूल का यूज़ किस तरह होगा? रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट्स के अंदर आपको काम करना आता है या नहीं, दैट्स डज़ नॉट मैटर। जस्ट ये है कि उन टूल्स को यूज़ करके मतलब कोई उनमें से कोई फंक्शनैलिटी या पैनल्स हैं वो क्या काम करते हैं, ये चीज़ का आपको एक्सपोज़र होना चाहिए। उसके बाद 30 डिज़ाइन आपने उनकी प्रैक्टिस करते हुए 30 ऐसे डिज़ाइन बनाने हैं, ऐसे ग्राफिक्स बनाने हैं जो आपने एक फ़ोल्डर के अंदर रख लेने हैं, ठीक है जी। अच्छा, ये भी ज़रूरी नहीं है कि वो परफेक्ट हों और बहुत प्रोफेशनल हों तो देन ही वो आप लोग उसको बनाएँगे। नो, दैट्स डज़ नॉट मैटर। कोई रफ से भी डिज़ाइन दोगे, दैट्स टोटली फाइन इन द स्टार्टिंग, ठीक है जी। तो उसके बाद ये फंडामेंटल्स एंड नॉलेज आपने लेना है इस कलर थ्योरी के बारे में, टाइपोग्राफी के बारे में, डिज़ाइन प्रिंसिपल। ये हमारा 60 डेज़ का फेज़ 1 हो जाएगा, जिसको आपने प्रॉपर डेप्थ के अंदर अंडरस्टैंड करना है कि ये चीज़ें हैं। और मेक श्योर करें कि अगर ये चीज़ें आप फॉलो नहीं कर सकते तो एटलीस्ट इसका ड्यूरेशन बढ़ा लें। अगर 2 महीने के अंदर आप कवर नहीं कर पाते तो इसका ड्यूरेशन बढ़ा के तो उसके अकॉर्डिंग आप लोग कर लें। लेकिन मेक श्योर करें कि आप लोग इस जो स्ट्रक्चर है इसको थोड़ा मॉडिफाई कर लें अपने अकॉर्डिंग, लेकिन प्रॉपर प्लान तय करके आप लोग चलें। अगर बगैर जस्ट यूट्यूब पे गए, कोई वीडियो पकड़ ली, कभी कोई वीडियो पकड़ ली, कभी कुछ देखने लगे तो आपको डायरेक्शन नहीं मिलेगी। फिर आप फ्रस्ट्रेशन का शिकार हो जाएंगे कि आखिर मैं कर क्या रहा हूँ या मुझे कब प्रोजेक्ट मिलेगा। लेकिन जब आपका रोड मैप क्लियर होगा कि आप किस पॉइंट तक जाने लगे हैं, किस रास्ते पे हैं, आपकी मंजिल क्या है और आपके डेस्टिनेशन, जो जब आपने डेस्टिनेशन पे पहुंचना रास्ते में कितने स्टॉप हैं, कौन कौन सी चीज़ें कवर करनी है। तो जब ये आपका रोड मैप क्लियर होगा तो आपके लिए आसानी ये होगी कि आप फ्रस्ट्रेशन नहीं होगी, आपको फ्रस्ट्रेशन का शिकार नहीं होंगे, डिप्रेशन नहीं होगा। आपको पता होगा कि आप किस जगह पे अभी तक पहुंच गए, आपकी जो मंजिल है, आपकी जो अचीवमेंट है या आप जिस चीज़ को अचीव करना है उस तक पहुंचने के लिए आपको कितनी और मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है जी। यहाँ तक अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप हैंड रेज कर ले, अगर क्लियर है तो देन हैंड रेज योर हैंड प्लीज। परफेक्ट, ठीक है जी। उसके बाद फेज नंबर 2 आ जाता है हमारे पास जी, ठीक है जी। यहाँ से रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट्स का रोड मैप स्टार्ट होता है। हमने टूल सीख लिए, इलस्ट्रेटर, फोटोशॉप हमें आ गया, फंडामेंटल्स हमें समझ आ गया, हमने प्रैक्टिस कर ली। जो नेक्स्ट हमारा स्टेप होगा वो होगा 40 डेज 40 डिजाइन, ठीक है जी। तो 40 डेज 40 डिज़ाइन फेज़ 2 हमारा पास होगा और 40 डेज 40 डिज़ाइन के अंदर क्या होगा कि हम 40 डिज़ाइन बनाएंगे प्रोफेशनल प्रेजेंटेशन के साथ, ठीक है जी। जो बिगिनर होते हैं बहुत मिस्टेक्स करते हैं कि वो डिज़ाइन बना के पोर्टफोलियो के अंदर लगाते हैं। अभी मैं आपके सामने दूसरी स्क्रीन शेयर करता हूँ और आपको वो बताता हूँ कि प्रोफेशनल प्रेजेंटेशन होती क्या है, या प्रोफेशनल और जो नॉन प्रोफेशनल प्रेजेंटेशन होती है दोनों के अंदर डिफरेंस क्या होता है, ठीक है जी। मैं अभी आपके सामने अपना एक पोर्टफोलियो ओपन करता हूं और उसमें से कुछ आपको डिजाइन दिखाता हूं, ठीक है जी। अभी आपके सामने स्क्रीन नजर आ रही है जिसके अंदर मेरा यहाँ पे कुछ पोर्टफोलियो डिजाइन हैं जो मैं आपको रिव्यू करवाता हूँ। अब प्रोफेशनल प्रेजेंटेशन जो मैंने वर्ड यहाँ पे यूज किया था यहाँ पे कि 40 डिजाइन आप लोगों ने बनाने हैं इन टूल्स को यूज करके विद प्रोफेशनल प्रेजेंटेशन। अब ये डिजाइन कहाँ से आएंगे, ये चैट जीपीटी से भी आप लोग इसकी ब्रीफ लिखवा सकते हैं या आप लोग डिफरेंट वेबसाइट्स हैं जिनसे आप डमी जो होती है
ब्रीफ लिखवा सकते हैं, ठीक है जी। लेकिन बेस्ट ऑप्शन यही है कि आप चैट जीपीटी के पास जाएं, उसको एक बिजनेस समझा दें एज अ क्लाइंट, लाइक कोई भी क्लाइंट हो सकता है जिसका मेडिकल का कोई हॉस्पिटल है, या उसका कोई सॉफ्टवेयर हाउस है, या उसकी कोई कंपनी है, समथिंग कुछ भी, उस सर्विस बेस कुछ भी है, तो आप चैट जीपीटी को उस बिजनेस को समझा दें कि चैट जीपीटी आपको उसकी ब्रीफ लिख के देगा, और उसकी बेस के ऊपर आप लोगों ने 40 डिज़ाइन बनाने हैं। अब वो 40 डिज़ाइन सिर्फ बिजनेस कार्ड ही नहीं होंगे, सिर्फ फ्लायर नहीं होंगे, उनके अंदर बिजनेस कार्ड भी होगा, फ्लायर भी होगा, लोगो भी होगा, पम्फलेट भी होगा, ट्राईफोल्ड, बाईफोल्ड, ब्रोशियर, ठीक है जी। उसके बाद टैग्स होते हैं, टी शर्ट डिज़ाइन होते हैं, ये सारी चीज़ें इसके अंदर आ जाएंगी, ठीक है जी। तो आपने 40 डिज़ाइन प्रोफेशनल प्रेजेंटेशन के साथ बनाए। अब प्रोफेशनल प्रेजेंटेशन होती क्या है वो मैं आपको दिखाता हूँ। अभी आपके सामने ये आप डिज़ाइन देख सकते हैं, मैं इसको ज़रा यहाँ पे करता हूँ। अभी आपके सामने यहाँ पे टी शर्ट डिज़ाइन लगी है और प्रॉपर मोकअप के अंदर लगी हुई हैं। अब अगर यहाँ पे थंबनेल डिज़ाइन देखें आप, अब ये फुली फिल्ड है, यहाँ पे कोई पता नहीं चल रहा कि ये थंबनेल है भी या फ्लायर है या पोस्टर है या क्या चीज़ है। अगर इसको देखा जाए तो ये भी ऐसे ही है, इसको देखा जाए ये भी ऐसे है। लेकिन आप लोग यहाँ पे आए तो ये देखें फ्लायर, ये जो ब्रोशियर डिज़ाइन है, तो ये प्रॉपर मोकअप के अंदर लगा हुआ है और यहाँ पे वाइट स्पेस है। एक चीज याद रखिएगा, जब आपको वाइट स्पेस मैनेज करना आ गई कि डिजाइन के अंदर वाइट स्पेस रख के डिजाइन को किस तरह एडजस्ट करना है, तो देन यू कैन से यू आर अ डिजाइनर, ठीक है। आप तब कह सकते हैं जिस बंदे को अच्छे से टूल जितने मर्जी आप लोग सीख लें, टूल से कुछ भी नहीं होने वाला। टूल सीखने के बाद आपको सारे टूल्स भी आते हैं, तो अगर आप डिज़ाइनर कहते हैं तो यू आर टोटली रॉन्ग। लेकिन अगर आपको अच्छे से लेआउट एडजस्ट करना आता है, आपको वाइट स्पेस के साथ खेलना आता है, आप वाइट स्पेस को यूज़ करके डिज़ाइन को अच्छे से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, देन यू कैन से यू आर अ डिज़ाइनर, ठीक है जी। सो जब आपने डिज़ाइन की प्रेजेंटेशन रेडी करनी, यू कैन से दिस इज़ अ परफेक्ट फॉर योर पोर्टफोलियो, दिस इज़ परफेक्ट। लेकिन अगर आपको सिंपल जो सीधा सीधा को लगा, जिस तरह ये पोस्ट है, अब इस पोस्ट को मैंने अपने पोर्टफोलियो के अंदर लगाया हुआ है, दैट्स टोटली रॉन्ग, दैट्स टोटली रॉन्ग, ठीक है जी। तो इस तरह आपने लगाना है। ये ट्राईफोल्ड है, तो इस ट्राईफोल्ड को इस तरह अपने पोर्टफोलियो के अंदर ऐड करेंगे, तो ये आपके पोर्टफोलियो को भी बेरा गर्क करेगा। ये आपके पोर्टफोलियो का भी इतना अजीब लग रहा है, अभी देखें इसको, ये साइडों से अजीब सा लग रहा है। लेकिन अगर आप इन डिज़ाइन को देखें, जिस तरह ये डिज़ाइन लगा हुआ है, या अगर आप यहाँ पे ऊपर आके देखें तो ये भी लगा हुआ है, ठीक है जी, या ये लगा हुआ है, ये चीज़ है। तो यहाँ से वाइब आ रही है कि हाँ कोई चीज़ बनी हुई है। अगर ये देखें, ये पोस्ट यहाँ पे अगर आप गौर से देखें तो यहाँ पे कोई वाइट स्पेस नहीं नजर आ रही, प्रॉपर एक पोस्ट लगी हुई है, सीधी सीधा जो डिजाइन बना है उसको पकड़ के मैंने पोर्टफोलियो के अंदर लगा दिया। दैट्स टोटली रॉन्ग। तो इसका प्रोफेशनल वे क्या है, इसको अगर बहुत ज़्यादा आप लोग इसके ऊपर काम नहीं कर सकते तो एटलीस्ट इसको इस तरह कर लें, इसकी साइडों से वाइट स्पेस हो, बैकग्राउंड पे एक शेप लगाएं, शेप लगाने के बाद ऊपर एक अपना जो डिज़ाइन है उसको रखें, जो शेप बैकग्राउंड पे आपको इमेज लगाएं, कलर लगाएं, तो उसका जो कलर है वो ऊपर वाले डिज़ाइन से थोड़ा सा उसकी शेड ही हो कोई, ठीक है जी। तो इसमें देखें वाइट साइड पे एक नज़र आ रहा है, तो पता चल रहा है कि हाँ ये कोई पोस्ट बनी हुई है स्क्वायर के अंदर। तो इस तरह अगर आप लोग आएंगे तो ये नॉन प्रोफेशनल है। तो 40 डिज़ाइन विद प्रोफेशनल प्रेजेंटेशन का मतलब यही है कि आप इस तरह मोकअप के अंदर लगाएं। तो मोकअप के अंदर इमेज किस तरह लगानी है, आपको यूट्यूब के ऊपर हज़ारों वीडियोज़ मिल जाएंगी, ठीक है जी। हमारे इसास लैब की यूट्यूब चैनल के ऊपर भी एक वीडियो लगी हुई है जिसके अंदर आप लोग अच्छे से प्रेजेंटेशन रेडी कर सकते हैं, अच्छे से मोकअप लगा के तो अपने डिज़ाइन को प्रोफेशनली प्रेजेंट कर सकते हैं। सो आप लोगों ने इस तरह जो रफ सीधे सीधे डिज़ाइन है आपने नहीं यूज़ करने, जिस तरह ये लगी हुई है प्रोफेशनल प्रेजेंटेशन के अंदर आप लोग इसको लगाएंगे, तो इसके मोकअप्स जो होते हैं वो आराम से आप लोगों को गूगल से मिल जाते हैं। तो इस तरह आप लोगों ने प्रोफेशनल प्रेजेंटेशन रेडी करनी है, ठीक है जी। सेकंड पॉइंट है जी 40 वीडियोस। ये जो फेज 2 है ये 40 डेज का है, जो स्टार्टिंग के अंदर मैंने हेडिंग लिखी 40 डेज 40 डिजाइन। तो 40 डिजाइन विद प्रोफेशनल प्रेजेंटेशन आपने बनाने हैं। उसके बाद सेकंड पॉइंट है 40 वीडियोस। आपने 40 दिन के अंदर 40 वीडियो देखनी है। एक आवर की वीडियो होनी चाहिए जिसके अंदर ट्यूटोरियल हो, टिप्स एंड ट्रिक्स बताई गई हो, और वो टोटली डेली डिफरेंट हो। ये नहीं है कि आज आपने देखी कल भी वही देख रहे हैं, नो। बेशक पर्सन सेम हो, स्पीकर जो है या जो जिस बंदे की वीडियो है वो बंदा कल था वही आज है, नो प्रॉब्लम। लेकिन वीडियो डिफरेंट हो, और आपने अगर किसी की वीडियो देखी और वो 20 मिनट की है, तो आपने 20-20 के 2 देख के फिर 20, मतलब 20 के 3 आपने देख लेने। अगर 30 मिनट की है तो आपने 30 के 2 देख लेने हैं। तो इस तरह 1 घंटे की आपने ट्यूटोरियल्स फोटोशॉप के बारे में, इलस्ट्रेटर के बारे में, डिज़ाइन के बारे में, टिप्स एंड ट्रिक्स के बारे में, तो एटलीस्ट आपने डेली 1 घंटा स्पेंड करना है इसके तरह के ट्यूटोरियल्स को वॉच करने का। 1 घंटा ये हो गया। एक पॉडकास्ट आपने डिजाइनर्स की वॉच करनी है कि जो बंदे ऑलरेडी इस फील्ड के अंदर सक्सेसफुल हैं, वो क्या कर रहे हैं, वो किस तरह निकाल रहे हैं, उनकी जो एडवाइस है या उनकी जो टिप्स एंड ट्रिक्स हैं उनको आपने सुनना है।
तो दो चीज़ें हैं जो, एक तो आपने ट्यूटोरियल टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ देखना है 1 घंटे का डेली। दूसरा पॉइंट है पॉडकास्ट आपने वॉच करनी। पॉडकास्ट के अंदर क्या होता है, 2 लोग कम्युनिकेट कर रहे होते हैं, तो एक डिज़ाइनर होता है, दूसरा स्पीकर होता है, तो उससे उसके कैरियर के बारे में, उसका जर्नी के बारे में क्वेश्चन कर रहा होता है। जस्ट फॉर इंस्पिरेशन, जस्ट फॉर डायरेक्शन, जस्ट फॉर मोटिवेशन आप उस चीज़ को लाज़मी देख रहे हैं। पॉइंट नंबर 3 के अंदर मैंने लिखा है जी, डेली 1 रील ऑफ योर डिज़ाइन प्रोसेस। ये 60 डेज़ का काम करने के बाद फेज 2 है। ये बहुत से बच्चे मिस्टेक करते हैं, उनको लगता है जी रील्स के बगैर ही हम लोग बहुत स्टेबल हो जाएंगे। तो इफ़ यू वांट टू बिकम अ फ्रीलांसर, इफ़ यू वांट टू बिल्ड योर ओन पर्सनल ब्रांड ऑन सोशल मीडिया, इफ़ यू वांट टू आइडेंटिफाई या यू कैन से योर फेस आइडेंटिफिकेशन, देन यू नीड टू पब्लिश द रील, एट लीस्ट 1 रील डेली। तो अगर आप क्लाइंट हंटिंग करना चाह रहे हैं, क्लाइंट अप्रोच करना चाह रहे हैं, कि आप चाहते हैं कि आपके पास क्लाइंट खुद चल के आएँ, आपको क्लाइंट फाइंड ना करना पड़े, तो डेली 1 रील पब्लिश करें, जिस रील के अंदर आप अपने डिज़ाइन का प्रोसेस एक्सप्लेन कर रहे हों। बहुत से आपने व्लॉग्स को देखे जिसके अंदर वो वॉइस ओवर कर रहे होते, तो आप बाद में भी वॉइस ओवर कर सकते हैं, साथ भी वॉइस ओवर कर सकते हैं, या आपको डिज़ाइन बनाने का प्रोसेस की स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके आप लोग लगा सकते हैं। तो आस्ता-आस्ता उसको डेली इम्प्रूव करते जाएँ। तो ये 3 ऐसे पॉइंट्स हैं कि आपने 40 दिन तक लगातार ये करने हैं। पहले 60 डेज़ आपने टूल सीखना है, टूल के अंदर क्या-क्या करना है वो मैंने पॉइंट्स आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिए हैं। उसके बाद आपने 60 दिन के बाद अगले फेज़ के अंदर जंप करना है, फेज़ 2 के अंदर। फेज़ 2 के अंदर क्या होगा जी, 40 डेज़ 40 डिज़ाइन। आपने 40 दिन तक 40 डिज़ाइन बनाने हैं, 40 ट्यूटोरियल्स की वीडियो देखनी है, 40 पॉडकास्ट वॉच करनी है और 40 रील्स पब्लिश करनी है 4 प्लेटफॉर्म के ऊपर। पहला है एक्स, दूसरा है लिंक्डइन, तीसरा है इंस्टाग्राम, चौथा है फेसबुक। तो एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो बुफर है, buffer.com। आप यूट्यूब पर सर्च करें, बुफर, BUFFER.com। यहाँ पे आप अपने 3 सोशल मीडिया को लिंक कर सकते हैं। तो आप इनमें से 3 ऐसे प्लेटफॉर्म है, लाइक लिंक्डइन, इंस्टाग्राम और फेसबुक। इनको आप बुफर पे लिंक करें, वहाँ से एक दफ़ा पोस्ट पब्लिश करेंगे, इन तीनों प्लेटफॉर्म पे एक ही दफ़ा सेंड हो जाएगी। तो एक्स पे आप मैनुअली एक दफ़ा कर लें। तो आपने डेली एक रील पब्लिश करनी है जिसके अंदर आप अपने डिज़ाइन का प्रोसेस एक्सप्लेन कर रहे हो, जिससे आपके सोशल मीडिया के ऊपर रेपुटेशन बिल्ड होगी और लोग आपको अप्रोच करेंगे कि मुझे भी आपसे काम करवाना है। फेज नंबर 2 ये है, यहाँ पे आपके पास क्लाइंट आना स्टार्ट हो जाएंगे। अगर आप 40 दिन ये लगातार करते हैं तो 40 दिन के बाद आपके पास एटलीस्ट कोई ना कोई क्लाइंट आना स्टार्ट हो जाएगा ऑन द डेली बेसिस। अगर डेली बेसिस भी नहीं तो एटलीस्ट वीक के अंदर 2-3 क्लाइंट्स आपको लाजमी अप्रोच करेंगे। अप्रोच करने के बाद उसको कहते हैं लीड जनरेट करना। जब आपको अप्रोच करेंगे, दैट्स टोटली ऑन यू कि आप क्लाइंट को हैंडल कर पाते हैं नहीं। अब इसके अंदर कम्युनिकेशन मैटर करती है कि आप कम्युनिकेशन करके उस क्लाइंट को अट्रैक्ट कर पाते हैं नहीं। लेकिन अगर आपने फेज़ 1 को अच्छे से किया और जो मैंने पॉइंट्स बताए हैं उनको अच्छे तरीके से सीखा है और उतनी ग्रिप आपने हासिल की है, और उसके बाद आपने 40 डेज़ ये लगाए हुए हैं अपने डिज़ाइंस को इम्प्रूव करने के लिए, आपने 40 डिज़ाइंस विद प्रोफेशनल प्रेजेंटेशन अपने पोर्टफोलियो के अंदर ऐड किए हुए हैं, देन आई एम श्योर कि आपको इजीली इसके बाद क्लाइंट मिल जाएगा। ठीक है जी। फेज नंबर 2 अगर आप लोगों का क्लियर है तो प्लीज रेज योर हैंड क्विकली। ओके परफेक्ट, लेट्स जंप ऑन द फेज 3। ये मैं इस जो हमारा सेशन है इसको मैं बहुत लंबा नहीं खींचूंगा, इसको 2 आवर्स पे नहीं लेके जाऊंगा। मैं कोशिश करूंगा कि इसको लेस टाइम के अंदर मैं इसको कवर अप करूं, ताकि आप लोग जस्ट फ्रस्ट्रेशन का शिकार ना हो या आप लोग कंफ्यूज ना हो कि आया कि ये है क्या। तो इसलिए मैं इसको छोटे छोटे पार्ट्स के अंदर डिवाइड करके आपके सामने एक्सप्लेन कर रहा हूँ ताकि आपको अंडरस्टैंड करने में आसानी रहे। सो फर्स्ट फेज के अंदर हमने क्या किया जी, हमने 2 टूल ऐसे चूज़ किए, एक फोटोशॉप है, दूसरा हमारा अपनी मर्जी का है, वो इलस्ट्रेटर, कैनवा कुछ भी है। उसको हमने सीखना है, उसके ऊपर प्रैक्टिस करनी है और उन टूल्स के ऊपर हमने 60% ग्रिप हासिल करनी है कि हमें 60% जितने भी टूल्स हैं उसके अंदर उनका हमें आइडिया हो कि ये क्या काम करते हैं। ठीक है जी। और साथ हमने फंडामेंटल्स को समझना है, कलर थ्योरी को पढ़ना है, टाइपोग्राफी को पढ़ना है, ये चीज़ें हैं, या डिज़ाइन प्रिंसिपल्स को पढ़ना है। उसके बाद हम फेज़ 2 के ऊपर आए। फेज़ 2 के अंदर हमने क्या किया जी, हमने 40 डेज 40 डिज़ाइन चैलेंज लिया, जिसके अंदर हमने 40 डिज़ाइन बनाए, 40 पॉडकास्ट वॉच की, 40 ट्यूटोरियल्स देखे जो हमें पहले नहीं आते थे, और 40 रील्स हमने बना के अपने सोशल मीडिया के ऊपर पब्लिश की। नो, यू आर अ जैम पैक प्रोफेशनल डिज़ाइनर, यू कैन से यू आर अ डिज़ाइनर एटलीस्ट ऑन योर प्रोफाइल ऑन योर सोशल मीडिया। ठीक है जी। लेकिन हमारे बच्चे, जो मैंने अभी जितने लोगों को मैं आज तक मिला हूँ, जो मुझे मिले हैं नारवल सिटी के अंदर या यूजुअली कॉल के ऊपर या व्हाट्सएप के ऊपर, जो कहते हैं हमें डिज़ाइनिंग आती है, हमने यूट्यूब से सीखा है, ऑनेस्टली स्पीकिंग वो लोग यहाँ तक भी नहीं है। ये फेज़ 1 भी उनका कंप्लीट नहीं है। उनको सिर्फ यहाँ तक जो पॉइंट नंबर 1 है, जिनके अंदर उन्होंने कैनवा सीखा होता है, इलस्ट्रेटर सीखा होता है या फोटोशॉप सीखा था, जिसके अंदर उन्होंने
यूट्यूब से GFX मेंटोर की प्ले लिस्ट वॉच की है या किसी और पर्सन की प्ले लिस्ट वॉच की हुई है और वो प्ले लिस्ट वॉच करने के बाद जी आ गए जी वी आर डिज़ाइनर, नो आई नीड अ जॉब, आई नीड अ प्रोजेक्ट, हमें प्रोजेक्ट्स नहीं मिल रहे। उनका मेजर प्रॉब्लम यही है कि वो इससे आगे नहीं जाते। सो कीप इन माइंड, अगर ये रोड मैप आप लोग फॉलो करेंगे, अगर मैं आज से स्टार्ट करता तो मैं इस रोड मैप को फॉलो करता एंड आई एम 100% श्योर आपको प्रोजेक्ट्स मिलेंगे। आई एम 100% श्योर कि आप लोगों को आके लोग खुद अप्रोच करेंगे भाई हमारे साथ काम करें। सो देयर इज अ फेज 3 जिसके अंदर अब हम पहले 60 डेज का चैलेंज लिया जिसके अंदर हमने ये चीज़ें की, उसके बाद हमने 40 डेज का चैलेंज लिया। अब हमने क्या किया, हमें 3 मंथ हो गए डिजाइनिंग फील्ड के अंदर, ठीक है जी। यस, बूफर वेबसाइट जिसके ऊपर आपने अपने सोशल मीडिया लिंक्स को सोशल मीडिया प्रोफाइल्स को लिंक करना है एक ही वक्त में आपके तीनों प्लेटफॉर्म को। वो फ्री वर्जन के अंदर आप 3 प्लेटफॉर्म्स को लिंक कर सकते हैं, लेकिन आपको चौथे के लिए फिर आपको यहाँ तो उनकी सब्सक्रिप्शन लेनी पड़ेगी। आई सजेस्ट कि आपको सब्सक्रिप्शन लेने की जरूरत नहीं है। 3 प्लेटफॉर्म आप लोग लिंक कर लें वहाँ पे और एक प्लेटफॉर्म के ऊपर आप मैनुअली पब्लिश कर लें, दैट्स टोटल फाइन, ठीक है जी। अब हमारे पास फेज 3 है। फेज 3 के अंदर आप लोगों ने करना है, हमने अभी तक टाइम स्पेंड कर दिया जी 90 और 100 डेज, ठीक है जी। हमने टोटली 60 डेज हमने स्पेंड किए फेज 1 के अंदर, 40 डेज हमने स्पेंड किए फेज 2 के अंदर। अभी तक हमने 100 डेज स्पेंड कर दी ग्राफिक डिजाइनिंग फील्ड के अंदर एंड नाउ वी कैन से वी आर अ डिजाइनर। हमारे पास इतने अच्छे डिजाइन होंगे या हमारे पास इतने डिजाइन होंगे जो हम दिखा सकें कि हमने कुछ किया हुआ है। और आई एम श्योर कि आप लोग एटलीस्ट किसी को दिखाने के काबिल होंगे और आपको डिजाइन को देखने के लिए भी कोई बैठेगा कि हाँ ठीक है हम आपके डिजाइन देखते हैं या एटलीस्ट आपको सुनेगा, ठीक है जी। इस टाइम के बाद आप लोग इस चीज़ को कह सकते हैं। सो इन द फेज 3 हम फिर 30 डेज का चैलेंज लेंगे। 100 डेज हमने ग्राफिक डिजाइनिंग फील्ड के अंदर गुजारने के बाद हमने 30 डेज का चैलेंज लेना है जिसके अंदर हम लोगों ने यहाँ पे 3 चीज़ें मैंने लिखी हुई हैं, 3 पॉइंट्स हैं जिनको आपने अंडरस्टैंड करना है। मैं इसको बड़े इजी वर्ड्स के अंदर एक्सप्लेन करूंगा जिसको मैंने 3 पार्ट्स के अंदर रखा है। पहला पार्ट ये है, दूसरा पार्ट ये है, तीसरा पार्ट ये है। पहले पार्ट के अंदर ये कि जो बच्चा इस 100 डेज को स्पेंड करने के बाद जॉब की फील्ड में जाना चाह रहा है कि मैं जॉब करना चाह रहा हूँ, मैं फ्रीलांसिंग नहीं करनी, मुझे बस जॉब मिल जाए ताकि मेरा सोर्स ऑफ इनकम स्टार्ट हो सके, तो मैं अपने रेज्यूमे के ऊपर काम करूंगा, पोर्टफोलियो के ऊपर काम करूंगा, लिंक्डइन प्रोफाइल के ऊपर काम करूंगा कि ये 100 डेज के बाद ये मेरे पोर्टफोलियो के अंदर 40 डिज़ाइन होंगे, मेरे लिंक्डइन प्रोफाइल के ऊपर 40 रील्स होंगी और मैं एक रेज्यूमे रेडी करूंगा अपने इस रील्स के बारे में, अपने एक्सपीरियंस के बारे में, अपनी एजुकेशन के बारे में, एक अच्छा सा सिंपल सा टेम्पलेट ब्लैक एंड वाइट लेके उसके अंदर मैं अपना ये वाली 3 चीज़ें एक्टिव करूंगा जिसके अंदर मैं अपने लेटेस्ट डिज़ाइन ऐड करूंगा, अपनी केस स्टडी ऐड करूंगा और इस पार्ट को मैं फॉलो करूंगा अगर मैंने जॉब के अंदर जाना है। इन 3 चीज़ों के ऊपर मैं फोकस करूंगा। ये 3 चीज़ें रेडी हैं, देन यू कैन अप्लाई फॉर द जॉब। अब अप्लाई करने के लिए डिफरेंट वेबसाइट से लिंक्डइन के ऊपर आप अप्लाई कर सकते हैं, आप लोग इंडीड के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं, आप लोग फेसबुक से आपको बहुत सी जॉब्स मिल जाती हैं। उसके बाद और भी बहुत सी ऐसी वेबसाइट्स हैं जहाँ से आपको ईजीली जॉब मिल सकती है, ठीक है जी। तो आप वो गूगल पे जाकर सर्च करेंगे टॉप 10 वेबसाइट वेयर आई कैन फाइंड द जॉब, यू कैन ईजिली फाइंड द लिंक्स एंड यू कैन गो एंड अप्लाई फॉर द जॉब। तो पहले के अंदर ये है कि आपने जब 100 डेज स्पेंड कर ली अगले 30 दिन तक लगातार आपने ये रिहर्सल करनी है तो जिसके अंदर आप 30 दिन लगातार अपने पोर्टफोलियो के ऊपर काम करेंगे, अपने रेज्यूमे के ऊपर काम करेंगे, अपनी लिंक्डइन प्रोफाइल को ऑप्टिमाइज करने के लिए काम करेंगे और साथ डेली आप लोग एटलीस्ट 3 से 4 जॉब्स के ऊपर अप्लाई करेंगे तो आपको ईजिली जॉब मिल जाएगी। पॉइंट नंबर 2 के अंदर ये है कि अगर आपने जब 100 डेज स्पेंड कर ली तो आपने 30 डेज के चैलेंज के अंदर आप फ्रीलांसिंग कैरियर के अंदर जाना चाह रहे हैं तो आपने इन 3 पॉइंट्स के ऊपर काम करना है। पहला पॉइंट ये कि फ्रीलांस प्रोफाइल जिसके अंदर 3 प्लेटफॉर्म है, अपवर्क, फाइवर और फ्रीलांसर। आई नेवर रिकमेंड समवन कि अगर आप लोग फ्रीलांसिंग के अंदर जाना चाह रहे हैं तो आप लोग सीधा जाके अपवर्क पे बैठ जाएं, फाइवर पे बैठ जाएं, फ्रीलांसर पे बैठ जाएं और आपको क्लाइंट आना स्टार्ट हो जाएंगे। नो, दैट्स नॉट पॉसिबल ओवरनाइट, ठीक है जी। तो आपने क्या करना है, आपने अपने साथ सोशल मीडिया को पर्सनल ब्रांडिंग के ऊपर काम करना, जो मैंने फेज 2 के अंदर एक्सप्लेन किया कि आप लोगों ने 40 डेज स्पेंड करने और 40 डिजाइन आप लोगों के पास होंगे। सेम एज इट जब आप लोग 30 डेज के चैलेंज के अंदर होंगे तो आपने इन तीनों प्लेटफॉर्म्स को एक्सप्लोर कर लेना है, अपवर्क को भी, फाइवर को भी और फ्रीलांसर को। अगर आपने अच्छे तरीके से प्लान करके, रिसर्च करके, लो कंपटीशन गिग्स को फाइंड करके और हाई पोटेंशियल गिग्स को फाइंड करके आपने अगर अपनी फाइवर प्रोफाइल को ऑप्टिमाइज किया हुआ है तो प्रोजेक्ट मिलना इतना मुश्किल काम नहीं है, इतना आसान भी नहीं है जितना यूट्यूब पे बताया जाता है। जी आप आएँ और आपकी प्रोफाइल ऑप्टिमाइज करेंगे, ये 5 मिनट की वीडियो देखें, इतना आसान नहीं है। लेकिन अगर आप अपनी चीज़ को इम्प्रूव करते जाते हैं डेली बेस के अंदर, उसके अंदर आप लोग चीज़ें इम्प्रूव करते हैं, चीज़ें देखते हैं कि किस वजह से प्रोजेक्ट नहीं आ रहे,
आप अपनी प्रोफाइल को टॉप रेटेड सेलर्स के साथ, लेवल 2 सेलर्स के साथ, लेवल 1 सेलर्स के साथ अगर आप अपनी प्रोफाइल्स को कंपेयर करते हैं तो आपको एटलीस्ट आस्ता आस्ता समझ आना स्टार्ट हो जाती है कि उनके अंदर और मेरी प्रोफाइल के अंदर क्या डिफरेंस है। जब आप कंपैरिजन स्टार्ट करते हैं तो आपको फिर समझ आता है कि आपको अपनी प्रोफाइल के अंदर क्या एक्स्ट्रा करने की ज़रूरत है कि क्लाइंट उसकी बजाय मुझे हायर करे। कॉपी पेस्ट करने के लिए बिगिनर क्या करते हैं कि लोगों की जो टॉप रेटेड सेलर्स हैं उनकी गिग इमेज, उनकी गिग टाइटल, उसकी गिग की डिस्क्रिप्शन, ये सारी चीज़ें कॉपी करना स्टार्ट कर देते हैं। तो जब वो कॉपी करते हैं तो उनको कॉपीराइट इशू आ जाता है। कीप इन माइंड, कॉपी पेस्ट करने से कभी भी सक्सेस नहीं मिलती। यू हैव अ डिफरेंट फिंगरप्रिंट्स, सो यू डोंट नीड टू कॉपी एंड पेस्ट। नो, यू शुड हैव योर ओन आइडेंटिटी एंड यू कैन ग्रो। ठीक है जी। सो आप लोग अपने बल बोते पे आए मार्केट के अंदर। ये किसी का माइक ऑन है, काइंडली उसको ऑफ कर दें। ठीक है जी। सो आपने क्या करना है, इन तीन प्लेटफॉर्म्स को एक्सप्लोर करना है, अपवर्क, फाइवर और फ्रीलांसर। इन तीनों प्लेटफॉर्म के ऊपर आपको प्रोजेक्ट मिलता है या नहीं मिलता, नेक्स्ट 30 डेज के लिए आपने लगातार डेली एटलीस्ट 18 आवर्स स्पेंड करने हैं इसके ऊपर। पॉइंट नंबर 2 ये कि आपने इन 30 डेज के अंदर अपना पोर्टफोलियो भी ऑप्टिमाइज करना है, पोर्टफोलियो भी अपडेट करना है। 40 डिज़ाइन आपने ऑलरेडी रखे होंगे, एटलीस्ट कोशिश करें कि आप 15-20 डिज़ाइन और ऐड करें अपने पोर्टफोलियो के अंदर। ठीक है जी। सो हमारे पास हो गए जी 130 डेज, 130 डेज, 130 दिन हमने डिजाइनिंग की फील्ड के अंदर स्पेंड कर लिए। तो हमारे पास प्रोजेक्ट आना स्टार्ट हो जाएंगे। जो सेंटर वाला पॉइंट है जिसके अंदर फ्रीलांसिंग है, उसके अंदर जब आपने 40 रील्स अपने सोशल मीडिया के ऊपर पब्लिश की होंगी, आप लोगों को जब पिच करना स्टार्ट करेंगे तो आपको इजीली सोशल मीडिया से भी प्रोजेक्ट्स मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। ये मैंने प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करवा के भी देखा है, करके भी देखा है, बच्चों को इजीली प्रोजेक्ट्स आते हैं। सो यू कैन डू इट, नो प्रॉब्लम। ठीक है जी। आपको कोई इतना बड़ा इशू नहीं आएगा, क्लाइंट्स नहीं आ रहे। लेकिन अगर आपको लगता है जी आप रील्स नहीं पब्लिश कर सकते, आपकी फैमिली अलाउ नहीं करती, देन आई थिंक आपको फ्रीलांसिंग की तरफ आना ही नहीं चाहिए। फिर वो आप जो बेर चाल है ना फाइवर की, अपवर्क की, उसी के ऊपर बैठे रहे, क्लाइंट आएंगे तो आप ग्रो करेंगे। फ्रीलांसिंग फील्ड ओवरनाइट सक्सेस नहीं है। फ्रीलांसिंग फील्ड जस्ट फाइवर अपवर्क का नाम नहीं है। इतनी बड़ी दुनिया वो फाइवर अपवर्क के ऊपर रजिस्टर्ड नहीं है। तो इसलिए आपको पर्सनल ब्रांडिंग के ऊपर काम करना पड़ेगा। आप किसी प्लेटफॉर्म के ऊपर डिपेंडेंट ना हो, आपके दुनिया के सारे सोशल प्लेटफॉर्म बंद हो जाएं, लेकिन आपका फिर भी लोगों के साथ कनेक्शन हो। दैट्स अ ब्रांडिंग, दैट्स अ पर्सनल ब्रांडिंग। ठीक है जी। तो अगर आप लोग ये चीज़ें नहीं कर सकते, रील्स पब्लिश नहीं कर सकते, यूट्यूब के ऊपर वीडियोस पब्लिश नहीं कर सकते, देन यू डोंट नीड टू कम इन द फ्रीलांस प्लेटफॉर्म या फ्रीलांस कैरियर, ये फ्रीलांस डोमेन। क्योंकि इसके अंदर लॉन्ग टर्म जो एक वर्ड यूज़ किया जाता है हमारे सोसाइटी के अंदर, जो मिथ है कि फ्रीलांसिंग हवाई रोजी है, काम आ गया तो आ गया, ना आया तो ना सी। उसके पीछे स्टोरी ही यही है जो मैंने एनालाइज की है कि बच्चे पर्सनल ब्रांडिंग के ऊपर काम करते नहीं। उनको लगता है जी फ्रीलांसिंग सिर्फ फाइवर का नाम है, फ्रीलांसिंग सिर्फ अपवर्क का नाम है। नो, फ्रीलांसिंग इज अ पर्सनल ब्रांडिंग। फ्रीलांसिंग के अंदर आप लोग फ्रीडम के साथ काम कर रहे होते हैं। तो फाइवर पे तो फ्रीडम है ही नहीं। कोई भी छोटी सी गलती की आपका काउंटर उड़ा के रख देंगे, कोई भी छोटी सी गलती की अपवर्क आपका काउंटर उड़ा देगा और बगैर वार्निंग के उड़ा देगा। तो ये फ्रीलांसिंग फिर हवाई रोजी ही होगी आप लोगों के लिए। सो फ्रीलांसिंग उन लोगों के लिए है जो कैमरे के सामने बोल सकते हैं, जो प्रेशर हैंडलिंग कर सकते हैं, जो प्रेशर के अंदर आगे काम कर सकते हैं, जो ग्रो करना चाहते हैं, जो फियर से लड़ सकते हैं, जो फेलियर को फेस कर सकते हैं। फ्रीलांसिंग उन लोगों के लिए है। तो हमारे बहुत से जो बिगिनर्स हैं वो इसीलिए फेल हो जाते हैं या गिव अप कर जाते हैं। उनको लगता है जी कोई दुनिया का काम नहीं उनको मिला और वो फ्रीलांसर बनने आ जाते हैं। दैट्स नॉट पॉसिबल। इसीलिए उनका हमारा जो फ्रीलांसिंग के अंदर कॉन्सेप्ट है या जो मिथ है वो इस तरह का बिल्ड हो चुका हुआ है। ठीक है जी। पॉइंट नंबर 3 जो है उसके अंदर एक्सप्लोर, कि ये पहला है जी हमारे पास जॉब का ऑप्शन, दूसरे के अंदर हमने फ्रीलांसिंग को देखा, और इन 30 डेज के अंदर अगर कुछ आ रहा है जी मैं इन दोनों के अंदर नहीं जाना, मैं ना मैं जॉब करनी है ना मैंने फ्रीलांसिंग के अंदर जाना है, तो तीसरा ऑप्शन है कि आप एटसी के ऊपर जाकर अपनी डिजिटल प्रोडक्ट सेल करना स्टार्ट कर दें। गम रोड के ऊपर, शटर स्टॉक के ऊपर, फ्री पिक के ऊपर, अडोबी स्टॉक के ऊपर, क्रिएटिव मार्केट, टी स्प्रिंग, इन प्लेटफॉर्म्स के ऊपर जाके आप लोग अपने डिजाइन, जिस तरह फ्री पिक के ऊपर टेम्पलेट डाउनलोड करके आप मॉडिफाई करके क्लाइंट को दे देते हैं, वो टेम्पलेट किसी डिजाइनर ने बनाए हैं। तो आप अगर डिपेंडेंसी खत्म करना चाह रहे हैं कि आप लोग किसी प्लेटफॉर्म के ऊपर डिपेंडेंट ना हो, तो फिर आप अपनी डिजिटल प्रोडक्ट सेल करना स्टार्ट कर दें। आप अपने डिजाइन बनाएं, आप अपने वेबसाइट्स के ऊपर लिस्ट करें और सेल करना स्टार्ट कर दें। आप अपनी वेबसाइट बना के अपनी ही प्रोडक्ट को लिस्ट करके तो वहाँ पे सेल कर सकते हैं। या ये जो वेबसाइट आपके सामने मैंने रखी है, बहुत से कैनवा के अंदर आप लोग टेम्पलेट बना के सेल कर सकते हैं। अडोबी के अंदर आप लोग आइकॉन्स बना के, डिज़ाइन बना के, टी स्प्रिंग के ऊपर आप लोग टी शर्ट डिज़ाइन बना के सेल कर सकते हैं। तो तीसरे के अंदर ये है कि आप लोग अगर पैसिव इनकम जो है कि आप लोग एक दफ़ा डिज़ाइन बनाएं और उसको वहाँ पे पब्लिश कर दें और वहाँ से आपके पास लोगों की सेल्स आना स्टार्ट करें, लोग आपका डिज़ाइन बाय करेंगे और आपको उसमें से वो प्लेटफॉर्म जो फ्री पिक है, अडोबी स्टॉक है,
क्रिएटिव मार्केट है, ये आपको उसमें से परसेंटेज देना स्टार्ट कर देंगे। जिस तरह फाइवर के ऊपर होता है कि आप एक ऑर्डर कंप्लीट होता है तो वो आपका 20% चार्ज करते हैं, 80% आपको दे देते हैं। बिल्कुल इसी तरह इन प्लेटफॉर्म का भी यही है कि इनके यहाँ से क्लाइंट्स आके टेम्पलेट बाय करते हैं, तो आप टेम्पलेट यहाँ जो सेलर्स होते हैं वो अपने टेम्पलेट वहाँ पे लिस्ट करते हैं, जिसका टेम्पलेट क्लाइंट डाउनलोड करता है उसमें से उसको परसेंटेज मिल जाता है। अब ये पैसे क्यों देते हैं, जिस तरह एग्जांपल ले लें कि हम लोग फ्री पिक है तो हम फ्री पिक यूज़ कर रहे हैं, अगर मैं यूज़ कर रहा हूँ तो मैं फ्री पिक की सब्सक्रिप्शन ले रहा हूँ, इससे क्या होता है कि मेरे पास हर प्रीमियम डिज़ाइन की एक्सेस आ जाती है। तो जब मेरे पास हर प्रीमियम डिज़ाइन की एक्सेस आती है इसका मतलब मैंने फ्री पिक वालों को पे किया है, तो जितने मैं डिज़ाइन डाउनलोड करूँगा उसमें से मुझे कुछ परसेंटेज उनको जाएगी जिसने वो टेम्पलेट अपलोड किया होगा। तो डेट्स अ वे कि आप लोग अपनी पैसिव इनकम का रोड मैप स्टार्ट कर सकते हैं। 130 डेज के बाद अगर किसी ने ये जो मैंने 130 डेज लगाए ये मैंने अपने लिए लगाए हैं, अगर मैं इसको आज स्टार्ट करता तो मैं इस तरह करता। लेकिन मुझे लगता है कि आप लोग जिस तरह या मैंने जितने लोगों को मिला अभी तक सोसाइटी के अंदर या जो डिज़ाइनर बनना चाहते हैं उनके अंदर इतना पोटेंशियल ही नहीं है, इतना करंट ही नहीं है। उनको लगता है कोई 9th में फेल है, कोई 8 में फेल है, कोई 7वीं में फेल है, किसी की जॉब ख़त्म होती है तो वो आ जाते हैं फ्रीलांसिंग बनने। किसी को छुट्टियां पड़ती हैं, जी हम 2 महीने फ्री हैं, हम 1 महीना फ्री हैं तो हम डिज़ाइनिंग करना चाहते हैं, हम कोई स्किल सीखना चाहते हैं, हमारा फ्री टाइम है वो हम वेस्ट नहीं करना चाहते। यू आर आल्सो गोइंग टू वेस्ट योर टाइम when you decided to come to learn the skill for 1 month 2 month, no, you already ready to waste your time। तो जब आपने ये डिसाइड कर लिया कि हमने ये टाइम स्पेंड नहीं करना तो वो वेस्ट ही है। तो कीप इन माइंड ये ओवरनाइट का नहीं है, 1 वीक का 3 वीक का नहीं पॉसिबल है। आपको अगर फॉर एग्जाम्पल ये 30 डेज का चैलेंज मैंने यहाँ पे लिखा हुआ था, आपको 30 डेज के अंदर अगर आपको प्रोजेक्ट नहीं आता या आपका कोई टेम्पलेट नहीं सेल होता या 30 डेज के अंदर आपको कोई जॉब ऑफर नहीं होती, इसका मतलब ये नहीं है फिर वो पर्सन यहाँ पे ग्रो करेगा जिसने ये डिसाइड किया हुआ है कि आई वांट टू ग्रो एंड आई विल ग्रो इन एवरी कंडीशन, आई विल फेस फेलियर। ठीक है, तो वो बंदा इस फील्ड के अंदर ग्रो करेगा। ओवरनाइट नहीं है, सिंपल से मैं बार बार एक बात को रिपीट कर रहा हूँ, ओवरनाइट वो यही चीज़ है कि हमारे बच्चों के अंदर वो सब्र नहीं है, वो पेशेंस नहीं है, वो स्टेमिना नहीं है इस चीज़ को वो फेस कर सके। तो प्लीज़ रेज योर हैंड कि अगर आपका ये फेज 3 भी अगर क्लियर हो चुका होगा तो। ओके जी, लेट्स जंप ऑन द फेज 4 एंड ये हमारा लास्ट फेज है। ठीक है जी, अब फेज 3 के बाद जब मैंने जॉब के लिए जाना है या मैंने फ्रीलांस प्लेटफॉर्म के ऊपर जाना है या मैंने गम रोड इन वेबसाइट को तीनों वेबसाइट्स को एक्सप्लोर करना है, इसके लिए जो इंपॉर्टेंट चीज़ होती है वो होती है ब्रीफ रीडिंग रिक्वायरमेंट्स ऑफ द प्रोजेक्ट। लाइक मैंने जॉब स्टार्ट की तो 30 डेज के अंदर अगर मेरी जॉब हो गई है तो मैं जब कंपनी के अंदर गया तो उन्होंने मुझे क्या करना है, काम करवाना है, डिज़ाइन बनवाने हैं। तो डिज़ाइन बनवाने के लिए मुझे क्या देनी है, ब्रीफ देनी है। तो मुझे ब्रीफ रीड करनी नहीं आती होगी, डिज़ाइन बनाने आती। यहाँ तक तो मैंने क्या किया, 40 डेज या 40 डिज़ाइन, तो 40 दिन के अंदर मैंने डिज़ाइन बना लिए। वो मैंने पिंटरेस्ट या कहीं से इंस्पिरेशन लिया, कॉपी कर लिया, उस डिज़ाइन का डुप्लीकेशन बना ली, ये तो काम मैंने कर लिया। लेकिन अगर मैंने कंपनी में जाना है तो हर दफ़ा डिटेल या ब्रीफ डिफरेंट आएगी। अब उस ब्रीफ को विजुअली कन्वर्ट किस तरह करना है, उसकी रीडिंग किस तरह करनी है, उसकी रिक्वायरमेंट को किस तरह अंडरस्टैंड करना है, उनके अंदर क्या क्या चीज़ें मुझे क्लाइंट्स लेनी है, उनके अंदर क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है जो मुझे पूछनी चाहिए, तो वो चीज़ें इस 3 फेज के अंदर ही रहते हो। जब आपने 30 डेज स्पेंड कर दी उसके बाद आपने इसके ऊपर आना है, तो इसको चीज़ को आपने अंडरस्टैंड करना है या इसी प्रोसेस के दौरान या इस प्रोसेस के अंदर आने से पहले आपने इसको पकड़ लेना है। दैट्स टोटली ऑन यू कि आप इसको किस तरह मैनेज करते हैं, इसलिए मैंने फेज 3 के अंदर ही इसको 3.1 करके ऐड किया हुआ है। तो ये हम इस 6 मंथ रोड मैप के बाद एक्सप्लेन करते हैं। तो जब आपने अच्छा ये 3.1 के अंदर है, ये जो मैंने ब्रीफ रीडिंग ऐड की है, तो मैं इसको बाद में एक्सप्लेन करता हूँ। आप यही समझ लें कि इस चीज़ को अंडरस्टैंड करके आप इस पॉइंट पे आ चुके हुए हैं। तो हम यहाँ तक आते हुए हमने क्या किया जी, हम 130 डेज स्पेंड कर दिए ग्राफिक डिजाइनिंग फील्ड के अंदर। तो जब यहाँ पे आ जाऊँगा, अज्यूम कर लें कि आपको जॉब मिल गई, आपको फ्रीलांस प्लेटफॉर्म के ऊपर या लिंक्डइन के ऊपर या लोगों ने अप्रोच करके आपको प्रोजेक्ट देना स्टार्ट कर दिए, अब आपने नेक्स्ट क्या करना है। चलो लेट्स गो फॉर द 3.1। आई थिंक ये इजी रहेगा आप लोगों के लिए अंडरस्टैंड करना। देन मैं जाता हूँ 4 फेज के ऊपर। ओके जी, अब हमने ब्रीफ को रीड किस तरह करना है, क्लाइंट की ब्रीफ होती क्या है। सबसे पहला पॉइंट मैंने ऐड किया जी, व्हाट यू आर गोइंग टू डिज़ाइन। जब आपके पास क्लाइंट आएगा, क्लाइंट आपको ब्रीफ देगा कि मुझे ये चीज़ डिज़ाइन करवानी है, या पहला मैसेज करता है हेलो आई नीड अ डिज़ाइनर,
तो वहाँ पे आपने किस तरह ये जज करना है कि वो आप लोग क्या डिज़ाइन करने जा रहे हैं। पॉइंट नंबर 2 ये है कि व्हाट यू आर गोइंग टू यूज़ इन द डिज़ाइन, कि आप डिज़ाइन क्या करने जा रहे हैं। एग्जांपल ले लेते हैं कि क्लाइंट एक आया, उसका हॉस्पिटल है, आप उसने अपने हॉस्पिटल की ऐड चलानी है या अपने हॉस्पिटल के लिए एडवर्टाइज़ करने के लिए उसने एक फ्लायर प्रिंट करवाना है। तो वो कहता है जी मुझे एक फ्लायर चाहिए अपने हॉस्पिटल के लिए। ये तो उसने बता दिया जी मुझे ये चाहिए। इसका मतलब आपका क्वेश्चन नंबर 1 क्लियर हो गया कि व्हाट यू आर गोइंग टू डिज़ाइन। इट मीन्स यू आर गोइंग टू डिज़ाइन अ फ्लायर फॉर अ क्लाइंट हु हैव जो उसका हॉस्पिटल है, उसके हॉस्पिटल के लिए आप लोग डिज़ाइन करने जा रहे हैं। पॉइंट नंबर 2 ये है कि व्हाट यू आर गोइंग टू यूज़ इन द डिज़ाइन। उसके फ्लायर के अंदर आपने ऐसा क्या ऐड करना है, तो डेफिनेटली वो टेक्स्ट होगा, वो हेडिंग होगी, वो इमेज होगी, उसका लोगो होगा, कलर स्कीम होगी, फ़ॉन्ट स्टाइल होगा। तो ये सारी चीज़ें आप लोग डिज़ाइन के अंदर यूज़ करने जा रहे हैं। तो आपने कौन सा फ़ॉन्ट यूज़ करना है, कौन सा कलर यूज़ करना है, कौन फ्लायर का साइज़ क्या होगा। तो ये सारी चीज़ें आपने क्लाइंट से लेनी है। लाइक एक फ्लायर बनना है, तो फ्लायर के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ पहली होती है वो है साइज़, कि फ्लायर का साइज़ क्या होगा। फिर होगा जी उसके अंदर कलर स्कीम कौन सी यूज़ करनी है, तो डेफिनेटली जब वो लोगो प्रोवाइड करेगा तो उस लोगो के अंदर कलर स्कीम होगी। या वो ब्रांड गाइडलाइंस, जो अच्छे क्लाइंट होते हैं, बड़े क्लाइंट होते हैं, जो हाईली पेड क्लाइंट होते हैं, वो आप लोगों को ब्रांड गाइडलाइंस देते हैं कि इसके अंदर रह के आपने डिज़ाइन बनाने हैं, इन एलिमेंट्स को ही सिर्फ आपने यूज़ करना है। तो दूसरा पॉइंट भी हमारा क्लियर हो गया कि हमने पहले क्या डिज़ाइन करना है, फ्लायर करना है। फ्लायर के अंदर क्या करना है जी, हमें उसके अंदर क्या यूज़ करना है, साइज़ है जी, कलर स्कीम है, टाइपोग्राफी है, फ़ॉन्ट स्टाइल है जी। उसके बाद हमारे पास इमेजेस हैं या टेक्स्ट हमने जो लगाना है, ये चीज़ें हमारे पास आ जाएंगी। 2 हमारे क्वेश्चन क्लियर हो गए जी, हमने ब्रीफ रीडिंग के अंदर ये 2 चीज़ें क्लियर कर लेनी, क्या करने जा रहे हैं और उनके अंदर क्या-क्या चीज़ें ऐड करनी है। पॉइंट नंबर 3 है जी, व्हाट विल बी द थीम ऑफ द डिज़ाइन, इंस्पिरेशन और रेफरेंस, कि जो क्लाइंट ने जो फ्लायर डिज़ाइन करवाना है उसके लिए क्लाइंट के पास कोई रेफरेंस है, कोई इंस्पिरेशन डिज़ाइन है या नहीं। एक चीज़ यहाँ पे ये है कि बहुत से बच्चों का ये भी कॉन्सेप्ट होता है कि जो बिल्कुल ज़ीरो से कॉन्सेप्ट हमारे पास आए। लाइक मैंने कुछ बच्चों को यहाँ तक नोटिस किया हुआ कि उनको कोई ब्रीफ दें कि ये डिज़ाइन आप लोगों ने बनाना है, तो वो क्या करते हैं जी, जस्ट मैंने डिटेल दी और वो पकड़ के डिज़ाइन बनाना स्टार्ट करते हैं। जब वो कुछ बना के लाते हैं तो वो बड़ा प्राउडली कह रहे होते हैं कि सर ये डिज़ाइन मैंने खुद ही बगैर कुछ देखे बनाया है। तो वो डिज़ाइन ऑनेस्टली वाक़ई उसने बगैर कुछ देखे बनाया होता है, वो देखने को भी दिल नहीं करता कि जैसा उसने बनाया होता है। तो बगैर कुछ देखे बना लेना ये रॉकेट साइंस नहीं है। ये कोई बड़ा प्राउडली बताने की बात नहीं है कि मैंने कुछ देखा ही नहीं और मैंने ये डिज़ाइन बनाया है। तो उसके पीछे प्रॉपर आपकी कोई मिथ होना चाहिए, कोई स्टोरी होनी चाहिए। तो किसी डिज़ाइन को देख के वहाँ से इंस्पिरेशन लेके डिज़ाइन बनाना, यही क्रिएटिविटी होती है, यही है। दुनिया के अंदर कोई ऐसा डिज़ाइन नहीं है जो कहीं से इंस्पिरेशन लेके नहीं बना हुआ। मतलब कोई बहुत बड़ा डिज़ाइनर भी है, वो भी प्रॉपर इंस्पिरेशन लेता है, रेफरेंस लेता है, कंपटीटर्स को देखता है कि उस तरह की कंपनी जो है वो ऑलरेडी किस तरह का डिज़ाइन बना रही है, वहाँ से इंस्पिरेशन लेता है। तो दुनिया के अंदर जितने भी डिज़ाइन हैं वो सारे इंस्पिरेशन से बने होते हैं। वो आप लोग कह लें कि इंस्पिरेशन या रेफरेंस के तौर पे इमेजेस यूज़ करके वहाँ से एक क्रिएटिव आइडिया निकले। मैं आपके सामने कुछ डिज़ाइन दिखाऊंगा अभी कि जो कहाँ से रेफरेंस लिया गया और उसको किस तरह बनाया गया। तो जब हम किसी डिज़ाइन से इंस्पिरेशन लेते हैं, रेफरेंस लेते हैं, वहाँ से उसको अंडरस्टैंड करके तो उसके मुताबिक अपना नया डिज़ाइन बना के तो हम लोग क्लाइंट को रिप्रेजेंट कर देते हैं। ठीक है जी। उसके बाद पॉइंट नंबर 4 है वही ब्रांड गाइडलाइन। जिस तरह पॉइंट नंबर 2 के अंदर मैंने बताया कि आप लोग डिज़ाइन से लेते हैं, क्लाइंट से डिटेल लेते हैं, टेक्स्ट लेते हैं, इमेजेस लेते हैं, कलर स्कीम लेते हैं, तो वो सारी चीज़ें ब्रांड गाइडलाइन के अंदर आ जाती हैं। कि ब्रांड गाइडलाइन के अंदर क्या क्या होता है, लोगो होता है, कलर स्कीम होती है, टाइपोग्राफी होती है, कि एक बाउंड्री सेट कर दी जाती है कि इस बिजनेस के लिए, इस ब्रांड के लिए ये वाला फॉन्ट यूज़ होगा, उस फ़ॉन्ट का ये साइज़ रखा जाएगा, हेडिंग के लिए, सब हेडिंग के लिए ये साइज़ रखा जाएगा, पैराग्राफ के लिए ये साइज़ रखा जाएगा, उसके लिए ये कलर स्कीम यूज़ की जाएगी, उसके लिए ये एलिमेंट्स यूज़ किए जाएँगे। कोई भी आप अपने से मुँह उठा के सर्कल नहीं लगा देंगे, कोई भी मुँह उठा के आप लोग डॉट नहीं लगा देंगे। हमें मौका मिलने की देर होती है, हम पूरे डिज़ाइन के कहीं कॉर्नर से उसकी साँस नहीं निकल रही होती। कहीं से हमें जगह मिल जाती है तो हम कोई सर्कल लगा देते हैं, हम कोई डॉट लगा देते हैं कि भई यहाँ से डिज़ाइन खाली-खाली नज़र आ रहा है। तो जब आपको वाइट स्पेस यूज करके, खाली जगह यूज करके डिजाइन को अट्रैक्टिव बनाना आ गया, देन यू कैन से यू आर डिजाइनर। जब तक आपको वाइट स्पेस मैनेज करना ना आई तब तक आप लोग अपने आप को प्रोफेशनल डिजाइनर नहीं कह सकते। आप डिजाइनर कह लेंगे, आप जितना मर्जी कह लें, लेकिन अगर आपको वाइट स्पेस को मैनेज करना नहीं आता तो आपको अभी और इंप्रूव करने की जरूरत है। उसके बाद पॉइंट नंबर 4 है जी, इफ इट्स ग्राफिक देन व्हाट विल बी द साइज। यहाँ पे ना कुछ बच्चे मैंने नोटिस किया है कि एक एग्जांपल ले लें, फ्लायर है या बिजनेस कार्ड है, तो उसका प्रॉपर एक साइज होता है। फ्लायर के लिए A4 साइज होता है, लेटर साइज होता है। लेकिन एग्जांपल ले लेते हैं कि एक टी शर्ट के ऊपर डिजाइन प्रिंट होना है, तो उसका कोई साइज नहीं होगा। जस्ट आप 500 बाई 500
क्या नाम है उसका आर्टबोर्ड का साइज लें और उसके ऊपर डिज़ाइन बनाना स्टार्ट कर दें। उसके बाद जब हमने क्लाइंट को वो फाइल देनी है, क्लाइंट जिस मर्जी साइज के अंदर बना ले वो वी डोंट केयर। तो जब ग्राफिक बनाना होता है तो क्लाइंट साइज बता दे तो ठीक है, ना बताए तो नो प्रॉब्लम। लेकिन जब आप लोग कोई फ्लायर बनाते हैं, कोई पम्फलेट बनाते हैं तो उनका स्पेसिफिक साइज होता है। लेकिन आप जिस तरह टी शर्ट डिजाइन बनाने उसका कोई साइज नहीं होगा। अगर क्लाइंट बता दे तो वेल एंड गुड, ना बताए तो कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है। कोई भी साइज ले लें, स्क्वायर के अंदर ले लें और उसके ऊपर वो सर्कल के अंदर इसके डेफिनेटली कोई डिज़ाइन होगा। यहाँ थोड़ा सा वो विड्थ के अंदर होगा, जिस तरह ये है इतना सा भी डिज़ाइन हो सकता है, एक स्क्वायर के अंदर भी हो सकता है। तो इसके अंदर साइज इतना मैटर नहीं करता। सो डोंट वरी अबाउट दिस। क्या होगा, ग्राफिक बना रहे हैं, कोई आइकन बना रहे हैं किसी वेबसाइट के लिए, तो उसका साइज क्या होगा ये मैटर नहीं करता। ये मैटर करता है कि ये डिज़ाइन अच्छा बन रहा है या नहीं। उसके बाद उसको रीसाइज या स्केल किया जा सकता है। उसके बाद जो नेक्स्ट लास्ट पॉइंट होता है वो होता है कि व्हाट फॉर्मेट यू आर गोइंग टू डिलीवर इन द एंड। ये प्रॉपर कंप्लीट प्रोजेक्ट की एक कह लें कि स्ट्रक्चर, ये कुछ पॉइंट्स हैं कि आप लोग जब डिज़ाइन क्लाइंट से डील कर रहे होते हैं, ब्रीफ रीड कर रहे होते हैं, तो उसके अंदर ये भी होता है कि आप क्लाइंट को जब प्रोजेक्ट या डिज़ाइन कंप्लीट हो जाएगा, डिज़ाइन पसंद आ जाएगा, तो डिज़ाइन को क्या डिलीवर करने जा रहे हैं, कौन कौन सी फाइल्स देंगे, एआई फाइल देंगे, पीडीएफ देंगे, पीएनजी देंगे, जेपीजी देंगे, कौन कौन सा फॉर्मेट उस पैकेज के अंदर इंक्लूड होगा। ठीक है जी। तो ये सारी चीज़ें ब्रीफ रीडिंग के अंदर आएगी। यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन है ब्रीफ रीडिंग के अंदर मुझे बताएं। देन नेक्स्ट मैं इसको फिर विजुअली आपके सामने रिप्रेजेंट करता हूँ कि आखिर ब्रीफ को रीड करके तो इंस्पिरेशन किस तरह लेके, इंस्पिरेशन को एज अ रेफरेंस को यूज करके तो डिज़ाइन किस तरह बनते हैं। जल्दी से हैंड रेज करके या माइक ऑन करके अपना क्वेश्चन रेज कर सकते हैं आप लोग। यू हैव 2-3 मिनट्स। जो 40 डिज़ाइन होंगे ना, उनमें से कुछ फ्लायर होंगे, कुछ बिजनेस कार्ड होंगे, कुछ कंपनी प्रोफाइल होगी, कुछ लोगो डिज़ाइन होंगे, कुछ ट्राईफोल्ड होंगे, कोई बाईफोल्ड होगा, कोई टी शर्ट डिज़ाइन होगा, समथिंग मिक्स अप। आप लोग जो डिज़ाइन बना के अपने पोर्टफोलियो के अंदर ऐड करेंगे, कोई एक ही डायरेक्शन के अंदर नहीं होगा कि एक ही चीज़ है तो उसको आप यूज़ कर रहे हैं। तो मैंने आज एक आज डिज़ाइन बनाया था जो आप लोगों ने ग्रुप के अंदर देखा, वो मैं आपके सामने रिप्रेजेंट करता हूँ। तो मैंने वही कोशिश की थी, मैं कोई ऐसी इंस्पिरेशन को एज अ रेफरेंस कोई चीज़ ऐसी यूज़ करूँ जो आपको मैं दिखा भी सकूँ कि हाँ ये चीज़ हमने एज अ इंस्पिरेशन या रेफरेंस यूज़ की है, तो इसको बना सकते हैं। अभी मैं एक सामने एक टेम्पलेट ऑन करता हूँ। अच्छा जी, यहाँ पे मैंने ये डिज़ाइन कैनवा के अंदर बनाया हुआ है। आपको स्क्रीन नज़र आ रही है ना, ये होप सो आ रही होगी। अब यहाँ पे देखें कि ये मेरे पास एक डिज़ाइन है। अगर आप इसको देखें, अब इसके अंदर क्या किया गया है कि मैंने जस्ट इंस्पिरेशन ली है या इसको कह लें एज अ रेफरेंस यूज़ किया है। आप इसको कॉपी पेस्ट भी नहीं कह सकते क्योंकि इसके अंदर मैंने बहुत सी मॉडिफिकेशंस की हुई हैं, बहुत सी चेंजिंग्स की हुई हैं। ठीक है। अब देखें ये किसी कॉन्फ्रेंस के अंदर बना हुआ है, तो ये यहाँ पे उनका लोगो लगा हुआ है, ये यहाँ पे डिज़ाइन लगा हुआ है, और ये एक आइडिया है कि 3 स्पीकर हैं उस कॉन्फ्रेंस के अंदर जो उसके ऊपर बात करेंगे। यहाँ पे फॉर मोर इन्फॉर्मेशन, और ये उसकी कंपनी की डिटेल लगी हुई है। तो अब मैंने इसको एज अ रेफरेंस यूज़ किया कि हाँ मैं एज अ स्पीकर या एज अ ट्रेनर उस वर्कशॉप के अंदर बोलूँगा, तो ये कोई वर्कशॉप होगी। जब आप किसी इंस्पिरेशन को देख रहे होते हैं तो उसको साथ देखते हुए आपके माइंड में आस्ता आस्ता उसका स्केच बनना स्टार्ट हो जाता है। तो समथिंग लाइक दिस आप लोग, मैं जो ही नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे आप लोग देखें कि मैंने जहाँ पे उसका लोगो लगा हो वहाँ पे अपना लोगो रिप्लेस किया, जहाँ पे उसकी हेडिंग लगी हुई है उसी के साथ हेडिंग लगाई है। अब ये कॉपी पेस्ट नहीं है। कॉपी पेस्ट इसलिए नहीं है कि अगर आप लोग इसकी हेडिंग देखें, इस डिज़ाइन की हेडिंग देखें, तो ये देखिए फोटोशॉप मास्टरी बूट कैंप। बूट कैंप के नीचे मैंने एक शेप लगाई है, वन साइड ग्रेडियंट लगाया कि यहाँ से ग्रेडियंट नज़र आ रहा है, यहाँ से जाते जाते ये अंदर मर्ज होता जा रहा है। तो अब ये देखिए कि ये हेडिंग मैंने अपने तरीके से मैनेज की हुई है, लेकिन मैंने इसको प्रॉपर बैलेंस किया हुआ है। ठीक है। अब इसके अंदर 2 लाइनें लेकिन यहाँ पे 3 लाइनें हैं, तो मैं इस तरह नहीं किया कि मैंने उस टेक्स्ट को जस्ट एडिट कर दिया और लगा दिया। नो, मैंने इसको प्रॉपर बैलेंस किया। अब उसको बैलेंस करने के लिए मुझे फोटोशॉप मास्टरी की वाइब देने के लिए यहाँ पे देखें कि
कोई प्रॉपर आइकन नहीं यहाँ पे यूज हुआ, या इस पूरे डिजाइन के अंदर कहीं पे आइकन नहीं यूज हुआ, तो मैंने यहाँ पे फोटोशॉप को मोशन ब्लर लगाया हुआ है। अब मैं मोशन ब्लर इसलिए लगाया हुआ कि मैंने ये फोटोशॉप के अंदर इसको मोशन ब्लर लगाया, ये कैनवा के अंदर मॉडिफिकेशन नहीं हुई। तो इसीलिए मैंने कहा था कि फोटोशॉप के जो फंडामेंटल्स है वो इंपॉर्टेंट है कि आप लोग फोटोशॉप को भी साथ सीखें, ताकि इस तरह का लाइक आपने कैनवा के अंदर कोई चीज़ बनानी है तो डिपेंडेंसी खत्म हो जाएगी। अब ये डिज़ाइन मैं कैनवा के अंदर भी बना सकता हूँ, फोटोशॉप के अंदर भी बना सकता हूँ, इलस्ट्रेटर के अंदर भी बना सकता हूँ, दैट्स टोटली ऑन मी। इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि मैंने इस डिज़ाइन से इंस्पिरेशन लेके बनाना क्या है। जब मैं यहाँ से इंस्पिरेशन ले रहा हूँ तो मेरे माइंड के अंदर प्रॉपर स्केच बनना चाहिए कि आखिर मैं क्या बनाने जा रहा हूँ, या इसके अंदर जब मैं इस चीज़ को गौर से देख रहा हूँ कि मैंने मेरे माइंड के अंदर आस्ता आस्ता उसका रफ स्केच बनना चाहिए कि मैं ये डिटेल यहाँ पे लगा सकता हूँ, स्पीकर यहाँ पे लग सकता है, इसकी हेडिंग ये पूरे का पूरा 100% क्लियर डिज़ाइन देखने से नहीं बन जाता। कुछ रफ आइडियाज़ आपके माइंड में आ जाते हैं कि अच्छा ऐसा कुछ किया जा सकता है, उसके बाद आप जब उसके ऊपर काम करें देन आप उसको विजुअली कन्वर्ट कर सकते हैं। सो यहाँ पे आप लोग हेडिंग देख सकते हैं, यहाँ पे लोगो है, तो सेम यहीं पे मैंने लोगो लगाया हुआ है, यहीं पे हेडिंग लगाई है, लेकिन मैं हेडिंग को अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट किया, क्योंकि यहाँ पे 2 लाइनें हैं, हेडिंग बड़ी है, यहाँ पे 3 लाइनें, और ये फ़ॉन्ट और है, ये फ़ॉन्ट और है, क्योंकि मैंने अपने ब्रांड गाइडलाइंस को फॉलो किया है। जो हमारी सास लैब की ब्रांडिंग है वो इंटर फ़ॉन्ट के साथ हुई हुई है, तो इसलिए यहाँ पे मैंने इसका इंटर फ़ॉन्ट यूज़ किया हुआ है। अब यहाँ पे मैंने फोटोशॉप का टच दिया, मैंने आइडिया यहाँ से ले लिया, लेकिन मैंने उसको यहाँ से फोटोशॉप का टच दिया और मैंने हेडिंग बना ली, ठीक है जी। उसके बाद मैंने क्या किया, यहाँ पे स्पीकर अगर देखें तो स्पीकर को जो साइज़ है यहाँ पे वो यहाँ तक बस गया हुआ है, लेकिन मैंने इसको काफ़ी ऊपर लेके गया हूँ। तो ये दैट्स टोटली ऑन मी कि मैं उसको उस आइडिया को किस तरह विजुअली, क्योंकि मैंने इस डिज़ाइन को प्रॉपर बैलेंस करना है। ये नहीं है कि एक साइड को डिज़ाइन उल्टा हुआ है या टेढ़ा हुआ है, तो प्रॉपर डिज़ाइन को बैलेंस करने के लिए मैं उसको लेके चलूँगा। लेकिन अगर आप इसके अंदर देखें तो ये जो टेक्स्ट है इसका साइज़ बहुत बड़ा है। इसका साइज़ बड़ा होने की वजह से डिज़ाइन बिल्कुल फ्लैट लग रहा है, सीधा नज़र आ रहा है, मिनिमलिस्ट लग रहा है। लेकिन मेरे वाले केस के अंदर ये था कि मैंने साइज़ छोटा लिख लिया है साइज़ टेक्स्ट का। तो अगर मैं टेक्स्ट का साइज़ छोटा लेता तो ये प्रॉपर इमेज बैलेंसबल लगती। दूसरा ये कि ये स्टेटस के ऊपर लगनी है। जब मैं कोई डिज़ाइन बना रहा होता हूँ तो मुझे उसका एंड रिजल्ट भी अपने माइंड में रखना है। खाली ये नहीं कि मैं डिज़ाइन बनाता जा रहा हूँ। मुझे साथ ये भी माइंड में रखना है कि ये डिज़ाइन प्रिंट होगा तो प्रिंट होने के साथ क्या ये टेक्स्ट विजिबल होगा भी, ये नहीं। तो मैंने इसको इस सेंस के अंदर इसको रखा कि मैंने ये डिज़ाइन बनाना है तो ये स्टेटस के ऊपर लगना है। तो स्टेटस के ऊपर जब लगेगा या जब व्हाट्सएप के ऊपर ये सोशल मीडिया पे शेयर होगा तो एटलीस्ट इस काबल हो कि ये टेक्स्ट पढ़ा जाए, इस काबल होना चाहिए ये। उसके अकॉर्डिंग मैंने इस टेक्स्ट का साइज़ यहाँ पे रखा ये। अब देखिए मैंने इस एक्सपोजर का ई भी छोटा रखा हुआ है। अब ये आइडियाज़ आपके माइंड में खुद आने चाहिए जब आप लोग डेली इंस्पिरेशन देखेंगे, आप लोग लिंक्डइन को स्क्रॉल करेंगे, इंस्टाग्राम पे स्क्रॉल करेंगे, रील्स देखेंगे, उसकी बजाय आप लोग पिंटरेस्ट के ऊपर, बिहेंस के ऊपर, ड्रिबल के ऊपर यहाँ पे टाइम स्पेंड करें, आइडियाज़ को देखें, लोगों ने आइडियाज़ किस तरह बनाए हैं, लोग किस तरह किसी चीज़ को प्रोमिनेंट करते हैं। जो हायरार्की है, हायरार्की के अंदर एलिमेंट का एक पॉइंट है, जिस तरह हायरार्की बनाने के लिए डिज़ाइन में एलिमेंट्स आ जाता है, कलर आ जाता है, टेक्स्ट का साइज़ आ जाता है, ग्रेडियंट आ जाता है, तो आप किसी चीज़ को यूज़ करके डिज़ाइन के अंदर हायरार्की बिल्ड करते हैं या उस पॉइंट को हाईलाइट करते हैं। सेम इसी तरह मैंने रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट के अंदर एक्सपोजर वर्ड को मैंने लोअर केस के अंदर लिखा और मैंने उसको उसका ई भी छोटा लिखा ताकि वो एक वर्ड सेपरेट नजर आए। आप यहाँ पे रियल वर्ड प्रोजेक्ट पढ़ने से पहले आपकी नज़र एक्सपोजर पे भी जाती है कि ये एक सेपरेट ही चीज़ नज़र आ रही है, तो आप इस तरह डिज़ाइन का एक लेआउट सेट करते हैं। अब ये एरो देखें सेम जगह पे प्लेस है, जहाँ पे वो था वहीं पे है, लेकिन यहाँ पे मैंने इसको रीसाइज कर दिया, इसका साइज और कर दिया, यहाँ पे और है, यहाँ पे और है। लेकिन यहाँ पे जो मैंने साइज लिखा है मैंने अपने अकॉर्डिंग लिखा है, अपनी ज़रूरत के मुताबिक लिखा है। यहाँ पे भी देखें, यहाँ पे अब यहाँ पे साइज ज़्यादा है, नीचे उसका प्रॉपर मेंशन किया है, लेकिन मैंने क्या किया, मैंने हेडिंग लिखी है जो मेरा टॉपिक है इस सेशन का, उसके अकॉर्डिंग मैंने इसको लिखा। नीचे मैंने अपना जो नाम लिखा है मैं उसको ज़्यादा प्रोमिनेंट नहीं करना चाह रहा था, तो इसलिए मैंने उसका साइज़ छोटा रखा। जो मैं चीज़ रीड करवाना चाह रहा था पहले मैंने उसका साइज़ बड़ा रखा है, जो बाद में करवाना चाह रहा हूँ उसका साइज़ मैंने छोटा रखा है, लेकिन उसकी मैंने अलाइनमेंट का प्रॉपर ख्याल रखा है। इसके अंदर देखें यहाँ पे कोई भी यहाँ पे डे 3 नहीं लिखा हुआ, लेकिन मैंने अपने डिज़ाइन के रेफरेंस को या जो मैंने अपने डिज़ाइन का डे 3 था उसको भी कहीं पे मैंने प्रोमिनेंट करना था। मेरे पास कोई और ऐसी जगह नहीं थी जहाँ पे मैं डे 3 को मेंशन कर सकता, तो मैंने डे 3 को प्रोमिनेंट करने के लिए मैंने यहाँ पे डे 3 को आउटलाइन के अंदर, यहाँ पे अगर आप गौर करें तो आउटलाइन के अंदर मैंने ऐड करके उसकी ओपेसिटी कम की है, ठीक है, जिसकी वजह से वो ये प्रॉपर नज़र आ रहा है कि यहाँ पे डे 3 है। जो चीज़ मैं रीड करवाना चाह रहा हूँ वो क्लियरली नज़र आ रही है, जो मैं ज़्यादा रीड नहीं करवाना चाह रहा तो मैंने इसको प्रॉपर मध्यम कलर के अंदर रखा हुआ है, ठीक है जी। तो ये आइडिया था यहाँ से लेने के बाद। उसके बाद यहाँ पे कुछ और चीज़ नहीं है यहाँ पे, तो मैं एक ही स्पीकर था जिसने डे 3 में बात करनी थी, तो यहाँ पे मैंने एक रख लिया, बाकी मैंने 2 ख़त्म कर दी क्योंकि इनके साथ मेरा कोई भी लेना देना
नहीं है। तो यहाँ पे मैंने फोटोशॉप लगाया था, अगर मैं इस आइकन को यहाँ पे ना लगाता तो मेरी इमेज का बैलेंस समथिंग लाइक दिस हो जाता, इस साइड को एक तरफ को टेढ़ा हो जाता। तो मैंने क्या किया, मैंने उस आइकन को पकड़ के दूसरी साइड पे लगाया, लेकिन मैंने उसको प्रॉपर विजिबल नहीं करवाया, उसको मैंने थोड़ा सा ज्यादा बाहर की तरफ कर दिया ताकि वो कम नजर आए, ताकि मेरा जो डिजाइन है वो प्रॉपर बैलेंस हो जाए। दूसरा, अगर मैं इसको पकड़ के इस टेक्स्ट को पकड़ के यहाँ पे लेके आता तो फिर इसका झुकाव डिजाइन का इसकी तरफ हो जाता, मतलब जिस जिस जगह जिस तरफ ये इमेज लगी हुई है, अगर इसको पकड़ के मैं यहाँ पे मूव करता तो ये डिजाइन का बैलेंस इस साइड को आ जाता, इस साइड को। तो मैं ये चाह रहा था कि ये डिजाइन फ्लैट रहे, प्रॉपर नजर आए, कि बैलेंस रहे, कि हर चीज रीडेबल हो। तो मैंने क्या किया, इसको यहाँ से स्पेस दे के आगे ले गया। मैंने ये कोशिश नहीं की कि मैं इस शेप के साथ इसको अलाइन करूं, जरूरी नहीं होता कि आप एक डिजाइन को प्रॉपर कॉपी पेस्ट करें या उस डिजाइन को। तो ये मैंने जस्ट इंस्पिरेशन ली इससे, तो इससे मैंने जस्ट इस एरिया को पकड़ा, इस एरिया को पकड़ा, इसको अपने अकॉर्डिंग कन्वर्ट कर दिया। अब इसके नीचे ये है, लेकिन मैंने अपने अकॉर्डिंग जो अपनी डिटेल थी उसको अंडरस्टैंड किया। अब ये पकड़ के मैंने इसके सेंटर में भी नहीं रखा, क्योंकि मैं अगर इसको सेंटर में रखता तो ये एरिया वाइट रहता, जिससे डिजाइन बैलेंस नहीं रहना था। तो मैंने इसको नीचे रखा ताकि ये वाइट स्पेस की वजह से ये डिजाइन बैलेंस रहे। इस वाइट स्पेस की जगह पे मैंने आइकन लगाया। अब इसको मैंने सिमेट्रिक भी बनाने की कोशिश नहीं की, मैंने जस्ट इसको मैनेज किया कि मेरा डिजाइन का जो लेआउट है वो बैलेंस रहे। तो इस तरह मैंने एक डिजाइन की यहाँ से इंस्पिरेशन ली, ये चीज आइडिया लिया यहाँ से, और मैंने अपने अकॉर्डिंग इस थीम को कन्वर्ट कर लिया। दैट्स कॉल्ड इंस्पिरेशन, दैट्स कॉल्ड रेफरेंस इमेज, कि मैंने इसको एज अ रेफरेंस, एज एन इंस्पिरेशन यूज किया और अपने डिजाइन के अंदर, अपनी कलर स्कीम के अंदर, अपनी ब्रांडिंग के अंदर और अपने न्यू लेआउट के अंदर कन्वर्ट कर लिया। तो ये था एक डिजाइन जिसको हमने इंस्पिरेशन लेके एक विजुअली आइडिया के अंदर कन्वर्ट कर लिया और अपनी डिटेल को यूज किया। लेट मी नो जी अगर आपको ये वाला आइडिया समझ आया है, तो लेट मी नो कि आप इसको 10 में से कितने मार्क्स देना चाहेंगे, आउट ऑफ 10 कितना होगा इसका। ये हमारे पास डिज़ाइन है फोटोशॉप के अंदर बना हुआ, ठीक है जी। ये रेफरेंस लिया गया था यहाँ से, ये आइडिया जो था ना इस डिज़ाइन से लिया गया था, ठीक है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ थी वो ये थी कि ये बना हुआ है जर्नी, तो इसका मतलब ये कोई कह लें कि लंबा सा फाउंट है जिसको टालर फाउंट कहते हैं, ठीक है। उससे रेफरेंस लेके मैंने इसको इस तरह एक डिफरेंट फाउंट, क्योंकि हमारे एहसास लैब की ब्रांडिंग के अंदर कभी भी ये वाला फाउंट यूज़ नहीं किया गया, हम लोग इंटर फाउंट यूज़ करते हैं। अगर यहाँ पे भी आप लोग देखें तो यहाँ पे इंटर फाउंट यूज़ हुआ है, तो हमारी प्रॉपर ब्रांड। लेकिन हम हेडिंग को प्रोमिनेंट करने के लिए कोई डिफरेंट फाउंट ट्राई कर सकते हैं, ठीक है जी। तो हमने ये फोटोशॉप मास्टरी मैंने लिखा जो हमारा मेजरली टॉपिक था, तो यहाँ से मैंने इसका रेफरेंस लिया, ठीक है जी। अब ये जो चीज़ थी, ये कॉन्सेप्ट था, ये मैंने यहाँ से देखा। अगर आप लोग यहाँ पे गौर करें तो ये ऑलमोस्ट वही चीज़ है, लेकिन मैंने ये टाइम ये नहीं किया कि मैं यहाँ पे जो लिखा हुआ है WAT उसको कुछ इस तरह मैं यहाँ पे ट्राई करूँ, नो। जस्ट मैंने क्या किया, उसको कॉपी पेस्ट किया, उसका आइडिया लिया, ये थर्सडे, उसको यहाँ पे लगाया, अपने अकॉर्डिंग उसको एडजस्ट किया, इसको मैंने उसके अकॉर्डिंग किया। लेकिन यहाँ पे ये नहीं मैंने किया कि मैं ये जो लाइन है इसको भी देखूँ और उसको वहीं पे लगा दूँ, नो, दैट्स टोटली माय ओन क्रिएटिविटी, कि मैंने अपने आइडियाज को देखा। उसके बाद यहाँ पे मैंने 3 डेज यहाँ पे लगाया, ये भी यहाँ से नहीं कॉपी, जस्ट मैंने इतने एरिया के लिए इसकी इस टेक्स्ट की इंस्पिरेशन ली कि मैंने हेडिंग को बनाने के लिए अपने डिज़ाइन में से डिफरेंट फाउंट ट्राई करते हैं। तो मैंने इस हेडिंग के लिए, अच्छा अजान हो लेने दें फिर मैं इसको आगे एक्सप्लेन करता हूँ। ओके जी, सो यहाँ पे मैंने क्या किया, इस हेडिंग को, इसको जस्ट डिफरेंट फाउंट का रेफरेंस लिया कि मुझे भी हेडिंग के अंदर कुछ डिफरेंट फाउंट ट्राई करके तो उसको विजुअली कन्वर्ट करना चाहिए। सो मैंने इस हेडिंग को लिखा, उसके बाद मैंने देखा जी मेरी सब हेडिंग ये है, फ्री प्रैक्टिकल वर्कशॉप, जो ऑलरेडी हमारी जो ऑफिशियल पोस्ट चल रही थी वहाँ से मैंने उसका जो टेक्स्ट था उसको कॉपी पेस्ट किया। 3 डेज था, तो मैंने प्रॉपर 3 डेज मेंशन किया कि ये जो फोटोशॉप का बूट कैंप है ये 3 डेज है, क्योंकि नीचे हमने डे 1 डे 2 डे 3 मेंशन किया हुआ था, ठीक है जी। सो यहाँ पे मैंने इस चीज़ को, अगर मैं फॉर एग्जांपल इसको यहाँ पे नहीं लगाता तो इसका जो बैलेंस है वो प्रॉपर नहीं रहता, ये वाइट स्पेस रहता है। तो इसको बैलेंस करने के लिए मैंने प्रॉपर क्या किया जी, मैंने उसको प्रॉपर यहाँ पे लाइन लगा के, तो फर्स्ट कॉन्फिडेंट स्टेप टुवर्ड्स लर्निंग फोटोशॉप। अब ये क्लाइंट इस तरह का टेक्स्ट प्रोवाइड कर देता है, तो उसमें से आप उसको यूज़ कर सकते हैं। अगर ना भी प्रोवाइड करे तो आप उससे पूछ सकते हैं कि ये समथिंग इसको बैलेंस करने के लिए ट्राई किया। अब ये ना हो कि आप यहाँ पे तो बैलेंस कर लें तो नीचे यहाँ पे भी आपको बैलेंस करना पड़े, तो आप उससे कहें जी हाँ जी ये टैक्स लगा लें, नो। आपने हर चीज़ को बैलेंस करने के लिए क्लाइंट से खुद ही एक्स्ट्रा डिटेल नहीं लगानी, जो प्रोवाइड की गई है उसी के अंदर रहते हुए आपने डिज़ाइन को बैलेंस करना है और अपनी इंस्पिरेशन को लेके
तो उसको विजुअली कन्वर्ट करना है। सो मैंने ये चीज़ लिख ली, उसको बैलेंस किया। नीचे मैंने ये जो आइडिया था मैंने यहाँ से लिया, हालांकि ये इस तरह का आइडिया के ऊपर मैंने ऑलरेडी भी काम किया हुआ था, एक डिज़ाइन बनाया था, लेकिन मैं जस्ट एक्सप्लेन ये करना चाह रहा हूँ कि इस डिज़ाइन को मैंने रेफरेंस के तौर पे यूज़ करके तो किस तरह विजुअली कन्वर्ट किया। उसके बाद ये है जी, पहले मैंने ये ट्राई किया कि मैं इस तरह के 3 स्पीकर ऐड करता हूँ, तो उसके बाद में ये डिटेल ऐड करता हूँ, ये लगा दूंगा। लेकिन मेरे माइंड में कॉन्सेप्ट ये आया कि मैंने ये कैसे बताना है उनको कि भाई ये पर्सन इस चीज़ के ऊपर बात करेगा, ये पर्सन इस चीज़ के ऊपर बात करेगा, ये पर्सन इस चीज़ के ऊपर बात करेगा। तो फिर मैंने ये चीज़ ट्राई की। ट्राई करने के बाद मैंने देखा, पहले इसको मैंने स्केयर के अंदर रखा, स्केयर में नहीं समझ आया। अब जब एक और चीज़ मैं यहाँ पे ऐड करना चाहूँगा, जब आप किसी आइडिया से लेके आइडिया उसको अपने डिज़ाइन के अंदर इम्प्लीमेंट कर रहे होते हैं, तो जब आपने एक चीज़ ट्राई की तो उसकी 2, 3, 4, 5 वेरिएशंस ट्राई करें। किसी में ग्रेडियंट लगा के देखें, किसी में सिंगल सॉलिड कलर लगा के देखें, तो आपको प्रॉपर फिर समझ आएगा अच्छा आपको क्या चीज़ ट्राई करनी चाहिए। ठीक है, तो उससे क्या होगा, एक प्रॉपर थीम आपको समझ आ जाएगा। जब 2, 3, 4 वेरिएशंस बना के ट्राई करेंगे, ये फॉर एग्जाम्पल मैंने ये लगाना था, तो मैंने इसकी 2, 3, 4 वेरिएशंस ट्राई की कि हाँ क्या बेहतर हो सकता है। अब इसके अंदर देखें आपने कि ग्रेडियंट यूज हुआ है। अब ये ग्रेडियंट जो है ये इस चीज़ को प्रोमिनेंट कर रहा है। अगर यही सॉलिड कलर यूज हुआ होता, एग्जाम्पल ले लेते हैं, मैं इसका करता हूँ, इसका मैं यही कलर ट्राई कर लेता हूँ, ये वाला। ठीक है, अब ये प्रोमिनेंट नजर नहीं आना था, अब ये चीज़ सेपरेटली नहीं बन रही थी, तो जिसकी वजह से मुझे इस साइड को एक शेड देनी पड़ी ताकि ये चीज़ प्रॉपर सेपरेट नज़र आ सके कि ये चीज़ सेपरेट है। तो इसलिए मैंने इस चीज़ से जो वाइट शेड दे के तो मैं इसको उस तरफ लेके गया। सेम यहीं पे ये है, ये चीज़ प्रोमिनेंट नज़र आ रही है। अब ये डे 1 डे 2 मैं यहाँ पे मैंशन किया, तो मैंने इस चीज़ को, ये अगर मैं नहीं लगाता था तो ये प्रॉपर बैलेंस नहीं हो रहा था। तो इसको बैलेंस करने के लिए मैंने डे 1 को यहाँ पे लगा के तो यहाँ पे इस तरह लगा दिया लाइन के अंदर, जो नज़र भी नहीं आएगा लेकिन उस जो लेयर है उसको वो बैलेंस कर देगा। ठीक है जी, तो एक साइड पे मैंने प्रॉपर स्पीकर की जो उसका ट्रेनर होगा उसकी पिक्चर लगा के, एक साइड पे मैंने डे 1 डे 3 का उसको दोनों साइडों से बैलेंस किया। सेंटर में उनकी जो हेडिंग्स है वो मैंने लगा के तो उसको प्रॉपर बैलेंस कर दिया। अब नीचे ये था कि मैं यहाँ पे कोई डेट वगैरह, तो डेट तो मैंने ऑलरेडी अपनी यहाँ पे लिख ली थी। इस चीज़ को बैलेंस करने के लिए मेरे पास कोई आइडिया नहीं आ रहा था। फिर इसको मैंने क्या किया, अब मैंने सम टाइम इसको पहले इसको मैंने क्या किया, यहाँ पे इस तरह भी ट्राई करके देखा, आया कि मैं इसको इस तरह ट्राई कर सकता हूँ या नहीं। लेकिन इससे प्रॉब्लम ये आ रही थी कि ये वाइट स्पेस बहुत आ रही थी। इस वाइट स्पेस को मैनेज करने के लिए प्रॉपर मुझे फिर उस आइडिया के ऊपर आना पड़ा कि मैं इस चीज़ को दोनों को सेंटर में रखूँ, इसको रखूँ और इनको पकड़ के मैं सेंटर में कर दूँ ताकि क्यूआर कोड भी सेंटर में आ जाए और ये चीज़ भी। तो इस तरह आप एक आइडिया से लेके आइडिया को विजुअली कन्वर्ट कर सकते हैं। और ये आइडिया हमारे पास रहा, इसको हम जब हमने विजुअली कन्वर्ट किया, अब देखें कि वो एक पोस्ट है, पोस्ट का साइज भी और है, ये चीज़ ही और है, ये यहाँ सिर्फ आइडिया या रेफरेंस लिया। तो एज अ डिज़ाइनर जब आप किसी चीज़ को देखते हैं तो आप अपनी डिटेल के अकॉर्डिंग उस चीज़ को अपने मुताबिक डाल लेते हैं। तो डेट्स टोटली और यहाँ पे जब अगर मैंने ये इमेज यूज़ की है तो मैंने यहाँ पे भी लगाई है, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे नहीं लगाता, ठीक है, तो ये उस तरह का कोई बैलेंस नहीं देगा। अगर मैं इसको शिफ्ट प्रेस करता हूँ, ये देखें, मैं ये चीज़ यहाँ पे वेट लग रहा है लेकिन ये चीज़ यहाँ पे खाली नज़र आ रही है। तो इसको प्रॉपर फ्लैट करने के लिए कि ये डिज़ाइन मिनिमलिस्ट ही लगे, तो उसके लिए फिर मैंने यहाँ पे इसको लगाया ताकि ये डिज़ाइन प्रॉपर बैलेंस लगे। तो इस तरह एक विजुअली आप लोग आइडिया से इंस्पिरेशन लेके रेफरेंस के तौर पे तो आप अपने डिज़ाइन को विजुअली कन्वर्ट कर सकते हैं। लेट मी नो कि आप लोग इस जो आइडिया है इसको विजुअली कन्वर्ट करने के लिए आउट ऑफ 10 कितना रैंक करते हैं। ठीक है जी, तो ये इस तरह होता है कि आप लोग एक डिज़ाइन का रेफरेंस लेके तो उसको इंस्पिरेशन में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है जी, तो हमारे पास जो अब ये ब्रीफ रीडिंग का ऑप्शन है, मतलब ये तो हमें समझ आ गया हम क्या बनाने जा रहे हैं, हम उसके अंदर क्या यूज़ करने जा रहे हैं, उसका रेफरेंस किस तरह लेने जा रहे हैं। ब्रांड गाइडलाइंस, यहाँ पे क्वेश्चन आया था कि सब ब्रांडिंग में हेडिंग का फॉन्ट और कलर लोगों के अकॉर्डिंग ही यूज़ करते हैं। यस, जो फॉन्ट है ना, अब देखें जो ब्रांड गाइडलाइंस, यहाँ पे ये ब्रांड गाइडलाइंस लिखा हुआ है। अभी मैं देखता हूँ यहाँ पे अगर मेरे सामने कोई, ये एक ब्रांड है नोमी नाम का, ठीक है जी, तो इस ब्रांड के अंदर देखें कि प्रॉपर लोगो है, लोगों की अलाइनमेंट है, लोगों की स्पेसिंग है। यहाँ पे डाउट्स बताए गए हैं कि लोगों को इस तरह नहीं यूज़ करना, इस तरह नहीं करना, इस तरह लोगों को यूज़ नहीं करना आपने। ठीक है जी, उसके बाद यहाँ पे बताया गया कि अगर आपने लोगों के बैकग्राउंड में कलर यूज़ करना है तो किस तरह करना है। तो इस तरह आपने उसमें बताया कि ये वाला कलर यूज़ करना है। ठीक है, अगर ये वाला बैकग्राउंड कलर रखना है तो ऊपर वाइट रखना है, अगर इसका ये वाला कलर लोगों के अंदर रखना है तो उसके बैकग्राउंड पे भी फिर ये वाले कलर यूज़ करने हैं। ये नहीं करना कि उसका कोई अपने से ही कोई शेड लगा के यूज़ करना है, नो, उसकी लिमिटेशन सेट कर दी गई हैं। अगर नीचे आए
तो उन्होंने कहा कि जब भी इसका कोई डिज़ाइन या पोस्ट बनेगी तो ये वाले कलर आपने यूज़ करने, खुद से कोई भी कलर यूज़ नहीं करना। अब ये फ़ॉन्ट बताया गया कि आपने पुपिन्स यूज़ करना या हेलवेटिका का ये वाला जो फ़ॉन्ट है न्यू, ये आपने फ़ॉन्ट यूज़ करना। इन दोनों में से कोई भी आपने फ़ॉन्ट ट्राई करना है, ठीक है जी। इसके बाहर जाकर आपने खुद से कोई भी इंटर या इधर-उधर का कोई फ़ॉन्ट नहीं लगाना। फिर डिज़ाइन के अंदर आप ये 4 एलिमेंट्स जो 5 एलिमेंट्स हैं ये यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा आप खुद से कोई भी ऐसा एलिमेंट आप नहीं लगा सकते। जहाँ पे भी लगाना है यही एलिमेंट लगाना है। उसके बाद ये है उसके बाद नीचे देखें आप डिज़ाइन, तो डिज़ाइन के अंदर देखें ये सर्कल लगा हुआ है, तो सर्कल इसके अंदर अवेलेबल है। खुद से कोई भी सर्कल नहीं लगाना, कोई भी डॉट नहीं लगाना। यहाँ पे आएँ तो ये शेप लगी हुई है, तो ये शेप देखें यहाँ पे है ये वाली, इसको बस रोटेट करके यहाँ पे लगा दिया गया, ठीक है। यहाँ पे भी सेम वही कंडीशन है, यहाँ पे भी वही कंडीशन है। अब देखें ये एरो लगे हुए हैं, तो ये एरो भी इसके अंदर अवेलेबल है। तो खुद से कोई भी ऐसी चीज़ नहीं लगाई गई जो अब यहाँ पे देखें ये शेप लगी हुई है ये वाली, ये वो शेप है जो ये वाली है, ठीक है जी। तो आपने खुद से भी ना इसको स्ट्रेच करना है ना इसको कुछ भी करना है, जस्ट उसको विजुअली कन्वर्ट करना है उस आइडिया को लेकर। जिस तरह इसके अंदर देखें ये लाइन लगी हुई ये वाली, ये वही चीज़ है जो यहाँ पे रेफरेंस यूज किया गया। तो इसको कहते हैं ब्रांड गाइडलाइंस। एक बाउंड्री सेट कर देना कि इसके बाहर नहीं जाना। लेकिन अगर क्लाइंट कहे आई एम ओपन, यू कैन यूज एनीथिंग दैट यू वांट एंड यू कैन यूज एनीथिंग टू क्रिएट अ विजुअली अपीलिंग ग्राफिक, तो देन आप लोग अपने अकॉर्डिंग जो आपको लगे हाँ ये बेहतर आप ट्राई कर सकते हैं, ठीक है जी। ये था जी हमारा ब्रांड गाइडलाइंस। अब हमने ब्रीफ किस तरह डील करनी है, मेरे पास कुछ क्लाइंट्स की ब्रीफ्स हैं वो आपके सामने मैं एक्सप्लेन करता हूँ। यहाँ पे मेरे पास एक क्लाइंट है जिसका मेरे पास एक प्रोजेक्ट था, अभी देखें यहाँ पे ये है। आई नीड अ ग्राफिक डिजाइनर आइडियाज बिलो एंड मोकअप्स फॉर सेपरेट कंपनी क्रेस्ट आइडियाज। आई हैव अटैच्ड आवर ब्रांड गाइडलाइंस टू गिव यू सम असिस्टेंट। उसके बाद जी अच्छा, आई एम नॉट अ डिज़ाइनर, दिस इज़ फॉर फिजिकल सिक्योरिटी कंपनी के लिए बनेगा जी। पहला उसने कहा जी एक शील्ड होगी, कैंपस क्रेस्ट होगा, विजुअल एलिमेंट होगा, मॉडर्न शीट स्प्लिट इनटू 4 क्वार्टर्स की एक शील्ड होगी जिसको 4 क्वार्टर्स के अंदर आपने कन्वर्ट करना है। टॉप लेफ्ट के अंदर 360 बोल्ड इलेक्ट्रिक ब्लू के अंदर ये लोगो लगेगा। लोगो उसने यहाँ पे अटैच किया हुआ है, यहाँ पे अगर आप लोग ये देखें ये है ये लोगो AI फाइल, तो उसने PNG साथ अटैच की हुई है। उसके बाद टॉप राइट के अंदर कैंपस लगेगा रोज, बॉटम लेफ्ट के अंदर ईगल ये वाला लगेगा सिल्वर्ट। उसके बाद बॉटम राइट के अंदर एक प्रॉपर्टी आइकन लगेगा। तो ये पहला जो कॉन्सेप्ट था ये उसकी ब्रीफ थी। इस तरह क्लाइंट ब्रीफ देता है, तो उस कॉन्सेप्ट को बनाने के लिए ये पहला कॉन्सेप्ट जो उसको मतलब एक हमने शील्ड ली उसको 4 पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया। लेफ्ट के अंदर 360 का लोगो लगाया, कैंपस लगाया, ईगल सिल्वर्ट लगाया और यहाँ पे बिल्डिंग का लगाया, ठीक है। तो ये एक आइडिया बना के तो उसको दे दिया। अब ये नहीं है कि हर दफ़ा क्लाइंट इस तरह अपना आइडिया एक्सप्लेन करता है। सम टाइम क्लाइंट आपको जस्ट बताता है कि मुझे ये चाहिए और आप उसको विजुअली कन्वर्ट करते हैं। उसके बाद उसने कहा जी आइडिया नंबर 2 है जी वेटरन स्टार एम्बलम, एक 5 पॉइंटेड का स्टार होगा विद 360 ओवरले के, एक 5 पॉइंटेड का स्टार होगा जिसके ऊपर 360 डिग्री का ओवरले होगा। सराउंडिंग टू स्टार सर्कुलर बैंड विद 360 ग्रुप, तो उसके इर्द गिर्द आप एक सर्कल लगाएंगे जिसके ऊपर ये बैंड होगा। ये बैंड नहीं लिखा हुआ, ये बैंड जो बच जाती है बैंड जिसको कहते हैं वो नहीं है, बैंड होना 360 डिग्री। ये 360 पे बैंड करना है टॉप साइड पे, ये बॉटम साइड पे आपने बैंड करना है, ठीक है। तो उसका प्रॉपर एक आइकन आपने यूज़ करने, लॉ का, पर्सन का या पीपल फर्स्ट या शील्ड, ये वाले आइकन आपने यूज़ करने हैं। तो ये दूसरा कॉन्सेप्ट जो है वो ये है कि आपने ये वाला कॉन्सेप्ट ये देखें, ये स्टार 5 कॉर्नर का लगा, इसके ऊपर टेक्स्ट लगा हुआ है, ठीक है। एक सर्कल लगा है, ऊपर से ये 360 को बेंड किया हुआ है, ये नीचे से बेंड किया हुआ है और 4 आइकन जो उसने बताए थे वो यहाँ पे लगे हैं, ठीक है। ये दूसरा कॉन्सेप्ट जो एक्सप्लेन किया गया। उसके बाद तीसरा कॉन्सेप्ट जो है उसने ये कहा जी द प्रॉपर्टी गार्डिंग क्रेस्ट विजुअल एलिमेंट ऑफ मॉडर्न क्रेस्ट शेप स्प्लिट वर्टिकली। उसके बाद एक एक क्रेस्ट शेप होगी जो वर्टिकली स्प्लिट की जाएगी, या शील्ड कह लें आप लोग। तो लेफ्ट साइड के अंदर क्या करेंगे, बोल्ड बिल्डिंग सिल्वर्ट यूज़ किया जाएगा। लेफ्ट साइड पे एक बिल्डिंग जो सिल्वर्ट होगा उसका कमर्शियल प्रॉपर्टी का वो लिया जाएगा। राइट साइड पे हम लोग आई एम्बेडेड विद इन अ सर्कुलर एरो ऑफ 360 कवरेज। तो जिस तरह इस कॉन्सेप्ट के अंदर यहाँ पे देखें कि उसका लोगो जो था एरो के अंदर 360, तो उसने कहा जी इसको बजाय इसके कि आप आई के साथ 360 को आई के साथ रिप्लेस करके तो एरो के अंदर कवर करें, ठीक है जी। ये लगाया। उसके बाद उसने कहा जी बैनर अक्रॉस द बॉटम, ये उसके बॉटम के अंदर आपने एक बैनर लगाना है, ये वेटरन टॉफ प्रोटेक्शन। तो यहाँ पे ये देखें वेटरन टॉफ प्रोटेक्शन, ये एक बैनर लगा दिया गया। तो तीसरा कॉन्सेप्ट ये था। उसका चौथा कॉन्सेप्ट जो था वो था द टेक्सस किधर गया, द टेक्सस सेंट्रल मार्क विजुअल एलिमेंट्स
द स्टार्ट ऑफ द टेक्सास सबले आउटलाइन इन द बैकग्राउंड के एक टेक्सास का जो टेक्सास एक ना रियासत है उसकी अमेरिका की, तो वो आपने उसको आउटलाइन के अंदर उसका मैप जो यूज़ करना है। उसके बाद हेलमेट यूज़ किया जाएगा, मॉडर्नाइज हेलमेट एंड सेंट्रल समथिंग फेसिंग सिम्बलाइजिंग गॉड फोर्स। अ रिंग, एक रिंग लगाई जाएगी, तो इस चीज़ की इसकी रिंग लगेगी, जिस तरह ये रिंग लगी थी ना टॉप से बेंड किया था इसको, बिल्कुल इसी तरह एक रिंग लगेगी, इसकी रिंग मतलब पूरा सर्कल लगेगा। तो मैं आगे चलता हूँ, ये जो कॉन्सेप्ट है वो ये था, एक बनाया गया कि इसको प्रॉपर सर्कल ऊपर से बेंड किया गया, ये सिक्योरिटी का आइकन लगा और ये एक हेलमेट यूज़ किया गया। लेकिन जब हमने ये क्लाइंट को दिया तो क्लाइंट ने प्रॉपर रिजेक्ट करके एक नया आइडिया, नया कॉन्सेप्ट, एक नया मंशूर पेश कर दिया कि भाई नहीं, ये नया आइडिया, हेयर आर इज़ अ कंपटीटर, इसको फॉलो करो और हमारा एक नया डिज़ाइन बनाओ। ठीक है जी, इसके ऊपर फिर हमने आगे मूव ऑन किया, क्लाइंट से फीडबैक लेके आगे मूव ऑन करके बनाया। उसकी बेस के ऊपर फिर जब अपने क्लाइंट ने कहा जी ये रेफरेंस यूज़ करना है लेकिन टैक्सेस को फॉलो करना है, यहाँ पे देखिए स्टेट ऑफ टैक्सेस, तो हम उसको करेंगे। तो जब हमने फिर उस कॉन्सेप्ट की बेस के ऊपर ये वाला कॉन्सेप्ट बनाया कि टैक्सेस का रोड मैप, सॉरी टैक्सेस का मैप हमने लगाया, उसके ऊपर 360 लगाया, और बाकी जो एक हमने यहाँ पे आइडिया बनाया था दूसरा, ये वाला आइडिया, इस आइडिया को जो हमारा अपना आइडिया था, सॉरी ये वाला, इसी अपने आइडिया को हमने फॉलो किया, लेकिन उसके रेफरेंस को यहाँ से लिया, रेफरेंस को लेके, ये रेफरेंस था, ये हमारा अपना आइडिया था, उस आइडिया को रेफरेंस के साथ मैच करके तो एक नया आइडिया हम अपने पास लेके आए। तो ये हमारे पास एक फाइनल डिज़ाइन जो अप्रूव्ड डिज़ाइन था वो बन के आ गया। और ये दो वेरिएशन थी, कॉन्सेप्ट सेम है, ड्राफ्ट सेम है, लेकिन उसकी वेरिएशन डिफरेंट है। तो इस तरह आप लोग क्लाइंट की ब्रीफ को रीड करके उसको विजुअली कन्वर्ट करते हैं एक नए रेफरेंस के साथ, एक नए डिज़ाइन के साथ आप लोग लेकर आते हैं। लेट मी नो आउट ऑफ 10 आप इसको किस तरह क्लाइंट की ब्रीफ को अंडरस्टैंड करके उसको चार ड्राफ्ट देके उसके ड्राफ्ट को यूज़ करके उसके रेफरेंस को यूज़ करके एक नया विजुअली कॉन्सेप्ट लेके आना। तो इस तरह आप लोग क्लाइंट्स की रिक्वायरमेंट को रीड करते हैं, रीड करके आप लोगों ने उसको विजुअली कन्वर्ट करके तो अपने क्लाइंट को डिलीवर। अब व्हाट्स फॉर्मेट यू आर गोइंग टू डिलीवर, एग्जांपल ले लेते हैं कि इस क्लाइंट को मैंने कौन कौन से फॉर्मेट डिलीवर किए होंगे। तो यहाँ पे आते हैं, मैंने एक प्रॉपर पैकेज बनाया, फाइनल पैकेज ऑफ 360 डिग्री। तो इसके अंदर ये था, एक पीएनजी थी, एक जेपीजी थी, और एक पीडीएफ फाइल थी, और एक एआई फाइल थी। ये चार फाइल्स को मैंने एक जिप के अंदर, चार फॉर्मेट थे, पीडीएफ, एआई, पीएनजी और जेपीजी, ये चार फॉर्मेट एक फोल्डर के अंदर रखे, उस फोल्डर को जिप करके क्लाइंट को दे दिया। इसको कहीं पे भी इन चारों फॉर्मेट से किसी फॉर्मेट को भी यूज़ करके वो प्रिंट करवा सकता है या डिजिटली यूज़ कर सकता है। तो ये जो हमारा ब्रीफ रीडिंग और रिक्वायरमेंट्स को प्रोजेक्ट करने का ये तीन कॉन्सेप्ट मैंने आपको आइडिया लेके, रेफरेंस लेके, विजुअली कन्वर्ट करके भी दिखा दिए, एक क्लाइंट की ब्रीफ रीड करके भी आपको बता दी कि आप लोग क्लाइंट की ब्रीफ को किस तरह अंडरस्टैंड करते हैं, उसको विजुअली आप लोग किस तरह कन्वर्ट करते हैं। तो फेज पॉइंट 3.1 भी हमें समझ आ गई। इस तरह आप लोग अब ये पहले दिन नहीं होगा, कुछ टाइम लगेगा, उसके बाद आपको समझ आ जाएगा अच्छा इस तरह ब्रीफ रीड करते हैं, इस तरह उसको विजुअली कन्वर्ट करते हैं। ठीक है जी। सो ये हमारे पास 3 फेज था, 130 डेज तक हम पहुंच चुके थे। अब जो हमारा लास्ट फेज है वो है जी फोर फेज, फेज 4। ठीक है जी। फेज 4 के अंदर हमारे पास जब हमने अप्लाई किया, हमारे पास जॉब मिल गई हमें, या हमने फ्रीलांस प्लेटफॉर्म के ऊपर जाकर ट्राई किया तो हमें फर्स्ट प्रोजेक्ट मिल गया, या हमने डिजिटल प्रोडक्ट सेल करना स्टार्ट कर दी, तो वहाँ पे हमें हमारी प्रोडक्ट सेल होना स्टार्ट हो गई। अब उससे आगे हमने क्या करना है, डेट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जो बिगिनर जो है वो मिस्टेक करते हैं, जो थोड़ा सा अर्न करना स्टार्ट कर देते हैं तो वो गिव अप कर जाते हैं, या मेरे साथ बहुत से ऐसे लोग अटैच हैं, इवन मेरे अपने स्टूडेंट्स भी हैं, वो कमा तो रहे हैं लेकिन वो इस जो फेज 4 है इसको फॉलो नहीं कर रहे, जिसकी वजह से उनका फेलियर रेट बहुत ज़्यादा है। और आई एम श्योर कि बहुत जल्द ही उनको ये चीज़ रियलाइज़ हो जाएगी कि यहाँ तो वो फील्ड छोड़ जाएंगे या वो इस चीज़ को फॉलो करेंगे, उसके अलावा उनके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है। ठीक है जी। सो कीप इन माइंड कि आप लोग भी इस चीज़ को फॉलो करें, और ये मैं पर्सनली ट्राई कर रहा हूँ, एंड टू बी ऑनेस्ट इसके अमेजिंग रिजल्ट्स हैं, इसके डिलीशियस रिजल्ट्स हैं, और इसका इतना फ़ायदा है कि आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। ठीक है जी। तो इसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि आपको इस फील्ड से कोई निकाल नहीं सकता। लाइक कोई कह दी एआई आ गया तो आपको रिप्लेस कर देगा जी, जॉब्स नहीं मिल रही, नो, नो वन कैन रिप्लेस यू। ठीक है जी। तो सबसे इसको मैंने 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया हुआ है, तीनों पार्ट्स के डिफरेंट पर्पसेस हैं। पहला पर्पस ये है कि आपने अपने स्किल सेट से रिलेटेड है, आपके स्किल सेट के सबसे पहला पॉइंट है जी इम्प्रूव डिज़ाइन फिनिशिंग। जिस तरह एक डिज़ाइन बनाया, डिज़ाइन की फिनिशिंग आना, लाइक आप लोग बनाते हैं तो आपका डिज़ाइन उतना अच्छी लुक नहीं दे रहा होता, हालांकि
वही डिटेल आपने यूज़ की होती है, वही डिटेल मैंने यूज़ की होती है, या वही डिटेल किसी अच्छे डिज़ाइनर ने यूज़ की होती है। तो तीनों के डिज़ाइंस के अंदर डिफरेंस नज़र प्रॉपरली आएगा, हाँ ये किसी बिगिनर ने बनाया हुआ है या किसी प्रोफेशनल ने बनाया हुआ है। तो उसको कहते हैं डिज़ाइन फिनिशिंग। तो डिज़ाइन फिनिशिंग लाना स्टार्ट करें, आस्ते-आस्ते इंप्रूव करना स्टार्ट करें। ये जब आपको प्रोजेक्ट मिलना स्टार्ट हो जाएँगे, आपकी फाइवर प्रोफाइल चल जाएगी या आपको क्लाइंट्स मिलना स्टार्ट हो जाएँगे फेसबुक, इंस्टाग्राम से, देन आपका ये 6 मंथ का अगले 6 महीने आपने किसी तरह भी डिस्ट्रैक्ट नहीं होना। प्रॉपर आपका फोकस इन्हीं चीज़ों के ऊपर होगा कि आपने अपने डेली बेस के ऊपर डिज़ाइन फिनिशिंग को इंप्रूव करना। जब क्लाइंट के डिज़ाइन्स के ऊपर काम कर रहे होंगे, तो आपने डिज़ाइन्स को इंप्रूव भी करना। खाली ये नहीं है बस बना के दे ही जाना, पैसे कमाई जाने। नो, इंप्रूव द डिज़ाइन्स, फिनिशिंग उसके अंदर अच्छी आनी चाहिए, फिर ही क्लाइंट आपके साथ लॉन्ग टर्म चलेगा। पॉइंट नंबर 2 है जी, लर्न एडवांस तकनीक। आप अपने प्रोसेस को फास्ट करने के लिए, प्रोसेस को तेज़ करने के लिए एडवांस तकनीक्स को सीखें। आप शॉर्टकट्स को फाइंड करें कि डिज़ाइन बनाते हुए आपने अगर फॉर एग्जाम्पल पेन टूल पे जाना है तो आप पी प्रेस करें, तो आप पेन टूल पे चले जाएँ। आप लोगों ने अगर एंकर पॉइंट को सिलेक्शन टूल पे जाना है, तो आप लोग किसी भी टूल पे कंट्रोल प्रेस करें तो आप सीधा सिलेक्शन टूल के ऊपर चले जाएँ, या आप लोग वी प्रेस करें तो सिलेक्शन टूल के ऊपर चले जाएँ। तो समथिंग लाइक दिस आप लोग अपनी जो तकनीक्स है उनको इम्प्रूव करेंगे। पब्लिश डेली 1 रील ऑन सोशल मीडिया, सेम वही चीज़ जो 40 डेज 40 डिज़ाइन के अंदर आपने की। आपने इस 6 मंथ लगातार आपने 6 महीने एक रील पब्लिश करनी है, जिसके अंदर आप लोग अपने प्रोसेस के बारे में बताएं कि आज मैंने इस क्लाइंट के साथ काम किया, उसके अंदर ये चीज़ें हैं, ये हर्डल्स मैंने फेस की, ये प्रॉब्लम्स आई, और ये मैंने फाइनल डिज़ाइन बना कर दिया, एंड शेयर योर वैल्यूएबल फीडबैक। इसको कहते हैं डिज़ाइन प्रोसेस वीडियो। तो एक रील बना के डेली पब्लिश करें, ठीक है जी। पॉइंट नंबर 4 ये है कि आपने लर्न 5 न्यू थिंग्स दैट यू नेवर नो बिफोर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप डेली 5 ऐसी नई चीज़ें अगले 6 महीने सीखेंगे। काम तो आप कर रहे होंगे, अर्न भी आप कर रहे होंगे, लेकिन आपने पूरे 6 महीने इन चीज़ों के ऊपर फोकस करना है कि आप डेली 5 नई ऐसी चीज़ें सीखें जो आपको पहले कभी नहीं आती। अगर आपने कोई वीडियो देखी, उसमें से आपने 3 चीज़ें सीखनी जो आपको पहले नहीं आती, 2 आपको पहले आती थी, तो आप फिर एक नई और वीडियो देखें जिसके अंदर 2 ऐसी नई चीज़ें हों जो आपको पहले ना आती हों। देन यू कैन कंप्लीट योर डे, ठीक है? तो इस तरह पॉइंट नंबर 6 ये है, सॉरी 5 ये है, ऐड वन मोर न्यू टूल हू कैन ऐड वैल्यू इन रेपुटेशन। एग्जांपल ले लेगा, आपने स्टार्टिंग के अंदर इलस्ट्रेटर और फोटोशॉप सेलेक्ट किया और आप उन 2 टूल के साथ काम कर रहे हैं, तो आप एक और टूल साथ सीखना स्टार्ट कर दें। 6 मंथ के अंदर आप क्लाइंट के साथ काम भी करें, आप ये चीज़ें भी सीखें, और एक साथ नया टूल सीखना स्टार्ट कर दें। कोई फिग्मा ऐड कर लें, एडोबी इनडिज़ाइन ऐड कर लें, एक्सडी ऐड कर लें, आप लोग कैनवा ऐड कर लें, कुछ भी ऐड करें। अगले 6 महीने आपने कोई ना कोई एक नया ऐसा टूल सीखना है जो आपके स्किल सेट को इम्प्रूव करे या आपकी रेपुटेशन को, कि हाँ इसको ये भी आता है, ठीक है जी। ये एक साइड होगी जी आपके स्किल सेट से रिलेटेड, आपका जो लर्न कर रहे हैं। अब दूसरा पॉइंट जो है वो है ग्रोथ। पहला था स्किल, जो आपने स्किल सीखा उसके अंदर क्या क्या चीजें लेके आनी। दूसरा है ग्रोथ, जो सेंटर वाला है। इसके अंदर क्या लिखा हुआ है? जो पॉइंट नंबर 1 है, लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक्स। हम क्या करते हैं, हम मिस्टेक्स तो करते हैं लेकिन हम उसको इम्प्रूव नहीं करते, उसको देखते नहीं। लाइक हमारा को ऑर्डर कैंसिल हुआ तो हम टेंशन में चले जाते हैं, जी ऑर्डर कैंसिल हो गया, लेकिन ये देखिए कि ऑर्डर क्यों कैंसिल हुआ, उसकी वजह क्या है। आप फाइबर पे कोशिश कर रहे हैं, आपको ऑर्डर नहीं मिला, तो आप ये देखें कि ऑर्डर क्यों नहीं मिल रहा। हम ये देखते हैं फाइबर पे रश बहुत है, फाइबर पे ऑर्डर नहीं मिलते, ये वो नो, ये देखेंगे आपको क्यों नहीं ऑर्डर मिला। वहां पे ऐसे लाखों लोग बैठे हैं जिनको ऑर्डर मिल रहे हैं, आपको क्यों नहीं मिल रहा। ये चीज़ है, लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक्स। आप जो गलतियां कर रहे हैं, आप जो मिस्टेक्स कर रहे हैं, उससे सीखें। उसके बाद नेक्स्ट है जी, व्हाट थिंग्स हेल्पिंग यू टू ग्रो। वो स्टेप्स लें जो आपको ग्रो करने के लिए हेल्पफुल रहे। ये नहीं है कि मतलब एग्जांपल ले लेते हैं, आप 8 घंटे सो रहे हैं और आपको लगता है कि आपकी 6 घंटे के अंदर नींद पूरी हो रही है, तो आप उन 2 घंटों के अंदर कोई ऐसा काम करें जो आपको ग्रो करने के लिए हेल्पफुल रहे। आप फॉर एग्जांपल किसी क्लाइंट के साथ काम करें जो उसका बजट लो है, तो अभी उसके साथ काम कर लें, तो लेकिन आप फ्यूचर के अंदर आपको पता है कि उसका आपका ग्रोथ जो है उसके साथ आप प्रोजेक्ट्स कर सकते हैं, तो आप स्टेप लें। तो इस तरह कहते हैं वर्थ थिंग्स हेल्पिंग यू ग्रो, के वो चीज़ें करें जो आपको ग्रो करने के लिए हेल्पफुल करें। जो आप बैड हैबिट्स हैं आपकी, उनको इम्प्रूव करें, उसको बेहतर करें, ताकि आप लोग की जो बैड हैबिट्स हैं वो गुड हैबिट्स के साथ रिप्लेस हो जाएं। पॉइंट नंबर 3 वर्थ थिंग इज डिस्ट्रैक्टिंग यू। जो चीज़ आपको डिस्ट्रैक्ट कर रही है उससे बचें, उससे अवॉइड करना स्टार्ट करें। कोई आप मोबाइल यूज़ कर रहे हैं, रील्स यूज़ कर रहे हैं, टिकटॉक यूज़ कर रहे हैं, जो आपको लगता है कि ये आपके कैरियर के अंदर एक बैरियर है या आपको ग्रो करने के अंदर डिस्ट्रैक्ट कर रहा है, ग्रो करने के अंदर एक बैरियर बन रहा है, प्रॉब्लम बन रही है, उस चीज़ से आप लोग बचें। ये आपकी ग्रोथ के लिए ज़रूरी है। अगले 6 महीने इसके ऊपर भी आपने साथ काम करना है। उसके बाद है जी, पीछे एटलीस्ट 5 न्यू पीपल्स। अगर आप फ्रीलांसिंग डोमेन के अंदर जा रहे हैं तो आप डेली 5 नए लोगों को भी अप्रोच करें। जो लेफ्ट साइड है वो तो आपने करनी है, तो सेंटर वाली के अंदर आपने डेली 5 लोग भी अप्रोच करने हैं, ताकि आप लोग ग्रो कर सकें, आपके साथ नए लोग जुड़ सकें। और अगर 5 लोगों को अप्रोच कर रहे हैं और महीने के अंदर आप लोग 150 लोगों को अप्रोच करते हैं, 150 में से अगर आपको 5 क्लाइंट भी मिल गए,
दैट्स डन, दैट्स अमेजिंग। ठीक है जी। वॉच 2-3 ट्यूटोरियल्स अबाउट ग्रोथ योर डोमेन एंड इम्प्लीमेंट, वही चीज़ जो हमने 40 डेज 40 डिज़ाइंस के अंदर की। आप डेली 2-3 ट्यूटोरियल देखें 5-10 मिनट के, स्पीड तेज़ करके। जब 6 मंथ रोड मैप के अंदर आ जाएंगे तो आपने खाली 1 के ऊपर रख के तो आपने नहीं चलाना। आपने जो वीडियो उसके ट्यूटोरियल की स्पीड 1.5 1.25 करके, तो आपने इस स्पीड के ऊपर आपने ट्यूटोरियल्स को देखना है ताकि आपका टाइम कंज्यूम कम हो और आप लर्न ज़्यादा कर सकें। ठीक है जी। ये हमारे पास था, पहला था हमारे पास इम्प्रूवमेंट का स्किल सेट को। दूसरे के अंदर था कि हमने ग्रोथ को किस तरह लेके चलना है, कि हम ग्रो कर भी रहे हैं नहीं, उनके अंदर ये चीज़ें हैं जिनको आपने फोकस करना है। थर्ड के अंदर ये था, ये है जी सोशल वर्क, जिसको कहते हैं जी फ्री ऑफ कॉस्ट वर्क, जिसको कहते हैं जी लोगों के लिए काम करना। ठीक है जी। उसके अंदर ये है कि आप लोग एटलीस्ट वीकली एक लाइव सेशन कंडक्ट करें फेसबुक के ऊपर, जिससे आप लोग डिज़ाइनर्स को हेल्प करें, न्यू लोग डिज़ाइनर्स जो आ रहे हों उनको हेल्प करो। आपके मोहल्ले के अंदर, आपके रिलेटिव्स के अंदर कोई ऐसा पर्सन जो सीखना चाह रहा हो, तो आप उसके साथ अपना नॉलेज लाजमी शेयर करें। या एटलीस्ट आप वीकली या वीक के अंदर 2-3, जितना आपके पास टाइम हो, अपने टाइम के स्केड्यूल के हिसाब से गूगल मीट के ऊपर फ्री पढ़ाना स्टार्ट करें, सेशन करवाना स्टार्ट करें। ठीक है। फ्यूचर के अंदर अगर आपको लगे आपका टाइम वैल्यूएबल ज़्यादा है, आप पैसे लेना चार्ज करना स्टार्ट कर दें, नो प्रॉब्लम, लोगों से पैसे लें, लेकिन जो पैसे लें उनकी वर्थ दें, वैल्यू दें, दैट्स टोटली ऑन यू। लेकिन आई हाईली रिकमेंड कि आप लोग कुछ सोशल वर्क भी करें। पैसे ही सब कुछ नहीं होते, बहुत कुछ होता है लेकिन सब कुछ नहीं होते। आपको बड़ा सुकून मिलेगा इससे, मतलब आप लोग किसी को फ्री पढ़ा रहे होंगे, आपकी वजह से जब कोई कमाना स्टार्ट करेगा और जब वो आपको मिलेगा, आपको बताएगा जी मैं आपसे ये सीख के ये कमा रहा हूँ, अमेजिंग अमेजिंग फीलिंग्स। ठीक है। उन फीलिंग्स को टेस्ट करने के लिए आप लोग लाजमी अपना नॉलेज शेयर करें और बगैर किसी लालच के आप लोग लोगों के साथ अपना नॉलेज शेयर करें। पॉइंट नंबर 2 है जी हेल्प द बिगिनर्स एंड आस्क हेल्प फ्रॉम द एक्सपर्ट्स। आप बिगिनर्स की हेल्प करें और एक्सपर्ट से आप लोग अपना फीडबैक लेना स्टार्ट करें। जो एक्सपर्ट्स हैं, जो ऑलरेडी इस फील्ड के अंदर ग्रो कर रहे हैं, उनसे टिप्स एंड ट्रिक्स लेते रहें, और जो बिगिनर हैं उनको आप लोग ग्रो करने में हेल्प करते रहें। उसके पोर्टफोलियो के अंदर कोई प्रॉब्लम हो, उसको डिज़ाइन करने में प्रॉब्लम आ रही है, कोई टूल उनको समझ नहीं आ रहा, तो उनके अंदर उनको हेल्प करें। पॉइंट नंबर 3 है जी डोनेट एटलीस्ट 2 से 10%। जब आप लोग कोई प्रोजेक्ट करते हैं, आपको डिज़ाइन कर रहे होते हैं, तो आप उनमें से डोनेशन सेट कर दें कि इतने % मैंने ये पैसे निकालने ही निकालने हैं। आपने 1000 कमाया और आपने सेट किया जी मुझे 2% निकालने ही, 10% निकालने हैं, तो उसमें से निकालें और डेली निकालते जाएं। अपने पैसों जो आपने अर्न किया उसमें से पैसे निकालते जाएं। डोनेशन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कीप इन माइंड। डोनेशन नहीं निकालेंगे तो खसारे में रहेंगे, लेकिन डोनेशन निकालेंगे आपको उसका 70x मिलेगा, 100% मिलेगा। ठीक है जी। तो ये था 6 मंथ का रोड मैप। जब आप 6 मंथ के रोड मैप को कर लेंगे, देन यू रेडी टू जंप इन द कंपनी स्ट्रक्चर। ठीक है जी। कि नो द टाइम टू बिकम अ स्पेशलिस्ट ऑफ वन डोमेन। कि जब आप ये कर रहे हैं तो इस 6 मंथ के रोड मैप तक आप लोग पोस्ट भी बना रहे हैं, आप लोग बैनर भी बना रहे हैं, पम्फलेट भी बनाई जा रहे हैं, लोगो भी आप बना रहे हैं, टी शर्ट भी आप बना रहे हैं। देन जब इस 6 मंथ के रोड मैप आप कंप्लीट कर लें, देन आपको एक डोमेन चूज करनी है कि मुझे इस डोमेन का स्पेशलिस्ट बनना है। कि आप पैकेजिंग का स्पेशलिस्ट बनना है, फिर आप पैकेजिंग के बस प्रोजेक्ट्स करेंगे। ये नहीं है कि आप यकदम बिल्कुल आपने, मैंने कहा जी 6 मंथ कंप्लीट हुआ, आपने एक डोमेन चूज कर लिया, बाकी कोई भी क्लाइंट आया उसको छोड़ देना। नो, फिर आपने आस्ता आस्ता खुद को स्विच करना है कि आप सिर्फ एक बाउंड्री के अंदर रह के काम करें, स्पेशलिस्ट बन के काम करें। पैकेजिंग किया तो सिर्फ पैकेजिंग का काम करें, आप पैकेजिंग के रेट को मैनेज करें, आपकी जो एक्सपर्टीज हैं वो पैकेजिंग के अंदर आती जाएं। तो आपने फिर ट्यूटोरियल्स कोशिश करनी है या जो चीज़ें लर्न करनी है उसी डोमेन के अंदर करें। तो आपको 1-2 महीना लगा के आपको एक डोमेन डिसाइड कर लें। डोमेन डिसाइड किस तरह करनी है, इसके ऊपर फिर कभी सही कि आप किस तरह अपनी स्पेशलिटी जो होती है उसको डोमेन को चूज़ कर सकते हैं। तो आप एक स्पेशलिस्ट के तौर पे डोमेन चूज़ करें, लोग आपको उसी नाम से जानेंगे, उसी डायरेक्शन से जानेंगे, उसी आइडेंटिफिकेशन से जानेंगे कि हाँ ये बंदा पैकेजिंग डिज़ाइनर है, ये बंदा लेबल डिज़ाइनर है, ये बंदा टी शर्ट डिज़ाइनर है। तो आप एक यूनिक आइडेंटिटी रखेंगे। दैट्स अ वे, दैट्स अ होल जो कहते हैं हमारा आज का एजेंडा था, जो मैंने आज आपको स्टेप बाय स्टेप कवर करवाया। यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन है, कोई कन्फ्यूजन है, तो आप लोग इजीली हैंड रेज करके, नो माइक ऑन करके आप लोग पूछ सकते हैं। I am open to answer you right now. You can type, you can switch on your mic, anything. That's totally on you. किसी का क्वेश्चन है तो माइक ऑन करके आप लोग अपने क्वेश्चन रेज कर सकते हैं।
सर टाइपोग्राफी क्या चीज होती है और उसमें कौन कौन सी चीजें आती हैं ज्यादातर? वही मैंने बार बार सुना तो है इसका नाम टाइपोग्राफी, लेकिन इस चीज की मुझे समझ नहीं आती इसमें चीजें कौन कौन सी आती है, कौन से डिजाइन आते हैं, कौन सी टाइप आती है डिजाइन? टाइपोग्राफी बेसिकली होता है टेक्स्ट टाइप। टाइप वर्ड जो टाइप है, टाइपोग्राफी टेक्स्ट। आप टेक्स्ट को अरेंज किस तरह करते हैं, जिस तरह आप लोग एक फ्लायर बनाया तो फ्लायर के अंदर टेक्स्ट लिखा हुआ है, इसको टाइपोग्राफी कहते हैं। टाइपोग्राफी के अंदर ये होता है कि आप उसका साइज किस तरह एडजस्ट करते हैं, टेक्स्ट के अंदर स्पेसिंग किस तरह एडजस्ट करते हैं, उसको आप विजुअली किस तरह रिप्रेजेंट करते हैं। तो टेक्स्ट से रिलेटेड टेक्स्ट को एडजस्ट करना, टेक्स्ट को मॉडिफाई करना, टेक्स्ट के अंदर चेंजिंग करनी, तो दैट्स कॉल्ड टाइपोग्राफी। टाइपोग्राफी के अंदर उसका फ़ॉन्ट स्टाइल आ जाता है, फ़ॉन्ट फेस आ जाता है, साइज़ आ जाता है, लेडिंग आ जाती है, ट्रैकिंग आ जाती है। टी-शर्ट के ऊपर आपने अक्सर देखा होगा टेक्स्ट को मॉडिफाई करके स्टाइल के अंदर लिखा होता है, ब्लड की स्टाइल के अंदर लिखा होता है। दैट्स कॉल्ड टाइपोग्राफी। ठीक है, तो टेक्स्ट के साथ खेलना, दैट्स कॉल्ड टाइपोग्राफी। सर थ्री डी का तो होता है ना कि थ्री डी का होता है कि थ्री डायमेंशन थ्री जो ना डायरेक्शन में डिजाइन बनाना, लेकिन इस चीज की मुझे समझ नहीं आई कि इसको डिजाइन से जो ना अच्छा, टाइपोग्राफी को मैं स्क्रीन शेयर करके ना आपको बताता हूँ। टेक्स्ट के साथ मॉडिफिकेशन करना, टेक्स्ट को किसी तरह अरेंज करके उसको किसी मैसेज कन्वे करना, कोई डिलीवर करना, कोई चीज़ जहाँ से उसका कोई मीनिंग बन रहा हो, डेट्स कॉल्ड टाइपोग्राफी। यहाँ पे देखें ये एक टी शर्ट बनाई हुई है, तो टेक्स्ट को बड़े अच्छे से मैनेज करके उसके अंदर ग्रेडियंट्स वगैरह लगा के तो उसको एक टी शर्ट डिजाइन बनाया हुआ है, डेट्स कॉल्ड टाइपोग्राफी। ठीक है, इसके अंदर अगर आप लोग देखें तो उसका भी एक अच्छे से टेक्स्ट को मैनेज किया हुआ है, तो यहाँ पे टाइपोग्राफी एक टेक्स्ट रीडेबल हो रहा है, डेट्स कॉल्ड टाइपोग्राफी। या ये देखें, ये एक शेप बनाई हुई है टेक्स्ट को यूज करके, डेट्स कॉल्ड टाइपोग्राफी। ठीक है जी, टेक्स्ट को अरेंज करके कोई मैसेज डिलीवर करना, कोई कुछ चीज कोई मैसेज वगैरह किसी तक पहुंचाना, डेट्स कॉल्ड क्या है, क्या कह रहे हैं आप? स्क्रीन कह रहे हैं, स्क्रीन ही नजर आ रही है। अच्छा, स्क्रीन नहीं नजर आ रही, एक मिनट। ओ अच्छा, सेकंड स्क्रीन शेयर होगी, 1 मिनट प्लीज। अब भी स्क्रीन नजर आ रही है? जी जी सर, अब नजर आ हाँ, गई। इसमें देखें कि आप लोग ये देखें, ये टैक्स है। इस टैक्स को जब शर्ट के ऊपर आपने इस तरह की टाइपोग्राफी प्रिंट हुई देखी होगी, इसको कहते हैं जी टाइपोग्राफी। या अगर आप यहाँ पे इस शेप को देखेंगे, टैक्स को अरेंज करके कोई ना कोई शेप बनाई गई है, इसको कहते हैं जी टाइपोग्राफी। यहाँ का अगर आप देखें तो टाइपोग्राफी मतलब कुछ स्टाइल बना हुआ है, तो टेक्स्ट को मॉडिफाई करके अरेंज करके कोई डिजाइन बना लेना, कोई मैसेज डिलीवर कर लेना, दैट्स कॉल्ड टाइपोग्राफी। सिंपल। ठीक है, लाइक ये क्रिएटिव लिखा हुआ है तो इसको कहते हैं जी टाइपोग्राफी स्टाइल। या कोई ये बैनर बना हुआ है तो इसको कह सकते हैं ये जी टाइपोग्राफी इसके अंदर अच्छी की हुई है। सिंपल। जी, एनीवन एल्स? थ्री डी के बारे में सर बता रहा हूँ थोड़ा। थ्री डी के अंदर ये है कि थ्री डायमेंशन को चीज थ्री डी लुक दे रही होनी, जिसके अंदर तीन डायरेक्शंस नजर आ रही होनी, डेट्स कॉल्ड थ्री डी। जिस तरह एक मोबाइल है तो वो प्रॉपर हर तरफ से डायरेक्शन उसकी नजर आ रही है, या आप लोगो देखते हैं तो उसका थ्री डी लुक नजर आ रहा होता है, इम्बोज नजर आ रहा होता है, उसको थ्री डी कहते हैं। तो बेसिकली अगर आपने वाकई में ग्रो करना है तो थ्री डी के अंदर जाने की जरूरत नहीं। हाँ, अगर आपने थ्री डी के अंदर जाना है, फिर प्रॉपर स्पेशलिटी जो है ना वो थ्री डी के अंदर लेके हैं उसको, उसके लिए आपको फिर ब्लेंडर सीखना चाहिए, सबसे बेस्ट ऑप्शन ये है। ठीक है, बजाय इसके कि आप लोग ये फोटोशॉप इसके अंदर अपना टाइम वेस्ट करें। अगर आपने थ्री डी की फील्ड के अंदर ही जाना है कि आप चीज़ों को थ्री डी बनाएं, कोई जिम बनानी है आपने, कोई बिल्डिंग बनानी है आपने, कोई स्टोरी बनानी है आपने, कोई कार्टून बनाने हैं आपने, कोई करेक्टर बनाने हैं, या आपने कोई मूवी तरह जिसके अंदर होता है उसके लिए जो करेक्टर्स बनते हैं, कोई गेम बनानी है, या जिस तरह सीरीज आप लोग देखते हैं, या मोटू पतलू को आप लोग कार्टून भी देखते हैं, वो सारी चीज़ें ब्लेंडर के अंदर बनी होती है। तो अगर आप वो करना चाहते हैं देन यू शुड जंप। ठीक है जी, थैंक यू सो मच टू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग, एंड आई रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू कि आप लोग अपना जो फीडबैक है वो लाजमी ग्रुप के अंदर शेयर कीजिएगा। और आप हमें ये भी सजेस्ट कर सकते हैं कि अपकमिंग कोई वर्कशॉप है किस चीज़ के ऊपर होनी चाहिए, या अपकमिंग कोई इवेंट हो, कोई बूट कैम्प हम करना चाहें, वो किस टॉपिक के ऊपर होना चाहिए। और अपना इस 3 डेज़ के बूट कैम्प के बारे में इन डेप्थ अगर आप लोग एक्सप्लेन करके अच्छा सा फीडबैक, अच्छा ऑनेस्ट फीडबैक देना है, उसमें अंदर ज़रूरी नहीं है कि आप तारीफ़ें ही करें। अगर आपको लगता है कि इसके अंदर कुछ इंप्रूव करना चाहिए, कुछ मिस्टेक है, जो आपको ऑनेस्ट ट्रांसपेरेंट फीडबैक को आप लोग ग्रुप के अंदर शेयर कर सकते हैं। एंड विश यू ऑल द बेस्ट, एंड होप सो कि आप लोग इस रोड मैप को फॉलो करेंगे और मूव ऑन करेंगे, और इंशाल्लाह एक अच्छा कह लें कि कैरियर, एक अच्छा जो होता है इस डोमेन के अंदर ग्रोथ का
या स्केल करने के अंदर आपको ये रोड मैप हेल्पफुल रहेगा। और आपने इस बूट कैंप से बहुत कुछ सीखा होगा और ये बूट कैंप आपके कैरियर के अंदर एक मेजर रोल प्ले करेगा। विश यू ऑल द बेस्ट, सी यू इन द नेक्स्ट सेशन, सी यू इन द वर्कशॉप। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।